मोदी जी का वही है कि भाई दिल को जीत लेना है जी। और बहुत दिनों से विदेश यात्रा नहीं की, वो ढोलक डमडम नहीं बजाया तो बोले कि यार तबला बजाने का मन का, उंगली वो ऐसे वैसे चल रहा था उनका, तो तुरंत जो है अपना दिल जीत, बोले बेटा एक गाना गा दे सी। सी लगा दो, सी लगा हुआ है पंजाबी पंजाबी होगी, पंजाबी हो गई सी, तो सह लगा दो हरियाणवी होगी। गान सुनाऊना ऐसे करके उन्होंने बोला। ये क्या तो जो हम तो जोश जोश में लिख देते हैं ये है वो है ऐसे करके, बाद में आइए जी एक गाना सुनाइए जी, मैं तबला बजा देता हूँ। पॉलिटिशियन बाय नेचर ही दोगला होता है। हाँ। कोई भी लगा लीजिए आप, बाय नेचर वो दोगला होता है, उसे पता होता है कब मुझे अपनी बात पलटनी है। When you are questioning RSS and other people कि you are nobody to represent Hindus, you are also nobody to represent all of Hindus and say this particular act, which is completely unconstitutional by the name of it बिल्कुल। and by context of it. तो आप कह ही नहीं सकते, आप कैसे ये बोल रहे हो ये सारी बातें कि नहीं हम टेक्निकलिटीज पे खेलेंगे। टेक्निकलिटीज पे खेलोगे, अजमेर में इतना बड़ा कांड हो गया, तुम्हारा प्रधानमंत्री चादर भेज रहा है, तुम बोले हो टेक्निकलिटीज पे खेलोगे। जी, जी। क्या प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है कि वहां पे क्या हुआ था? बिल्कुल। जापान के पॉर्न इंडस्ट्री में एक अलग क्राइसिस हो गया, वहां मेल नहीं मिल रहे हैं, वहाँ मेल नहीं मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस जो है साला खत्म ही हो जाएगा ना फिर। वो नहीं मतलब वो अंदर से वो स्पिरिट ही नहीं रहती। क्यों कुछ भी कर लो, ब्लरी होना है साला, फिर तो स्पिरिट ही खत्म हो बोले हैं कि इनका रेंज देख लो, कहाँ की बातें हो रही हैं। आचार्य जी किस तरह की बात, आचार्य जी को सब पता है ना, नॉलेज होनी चाहिए आचार्य जी को सब। हाँ नहीं, रेंज तो हमारी अच्छी है। हाँ। रेंज में कोई कमी नहीं है भाई साहब, हम एक इतने से टॉपिक से बंधे हुए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गौ आधारित थी और हम उसको माँ कह दें तो हम रूढ़िवादी है ना, हम बैकवर्ड। लेकिन वो खजूर के पेड़ को क्योंकि अर्थव्यवस्था उससे चल रही है, खजूर को ऐसे बाप कहना चाहिए था, कहना चाहिए था, क्योंकि उसमें कांटे भी बहुत अच्छे हैं और इनको तो कुछ ज्ञान ज्यादा है नहीं। नहीं, वो उसके लिए ऊंट को बोलते हैं ना जिसका पेशाब पीते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा जो भटके हुए युवा है 1 वर्ष पूरा हो चुका है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और हमारी पूरी की पूरी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने मेरे कहने पर इस कार्यक्रम को शुरू किया और मेरे द्वारा सुझाए गए नाम को इन्होंने अंगीकार किया। आदमी आइडिया मेरा था मेरे कहने पे। और देखिए सत्य सनातन तो एक बहुत छत्र छाया है, उसके नीचे बहुत सारे चलते हैं, उस पे पल्लवित हो रहे हैं बाकी चैनल। वैसे यार भटके हुए मैंने दिया था, इनका भोकाल था, इनका दोनों का ही था। नहीं, ये तो था ही नहीं ना, ये तो टूटे पैर के साथ पड़ा था। हाँ। तो देखो ऐसा है, मजबूरी में शुरू किया था लेकिन अब मजा आ रहा है। मजबूरी में इसलिए क्योंकि मेरे तो व्यूज तब नहीं आ रहे थे, अब भी नहीं आ रहे। मेरे व्यूज आते हैं सिर्फ भटके हुए युवा पे, और आप लोग कमेंट करके कहो नीचे कि हर हफ्ते होना चाहिए, चाहे भले कितनी ठंडी पड़ रही हो। तो जो है हमारा पहला सवाल ये है, हम सीधे सीधे बात करते मुद्दे हैं पे आते क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और हमें कोल्ड स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना। अच्छा नहीं तो लोग जम जाएंगे भाई साहब। तो हमारा मार ले रहे हैं। हमारा पहला साथ रह के हो गया है, मैं आपका वो देखता हूँ वॉक शो। वो मत देखा कीजिए किसी का वॉक शो देखिए, वो तो आजकल किसी का भी देखा नहीं जा रहा है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है यार, लेंस लेके ढूंढना पड़ता है। तो अभी इनको शौक अलग है, तो लेंस से भी ढूंढ रहे लोग अपना ही ढूंढने में मस्त है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ दूसरे का कहाँ जाएंगे, हम तो कह रहे थे वॉक शो की बात। अजीत भाई ना आज बादाम ज्यादा खा रखे, बोलने नहीं दे रहे किसी को भी। तो हमारा पहला सवाल यही है कि जो आपने मुझे लिख कर भेजा था, मैं तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। क्वेश्चन क्या है, अमेरिका का क्या हो रखा है? अच्छा मैं कह रहा सवाल जुकत ही पूछना है क्या भाई? फिर इन्होंने अनुज भाई ने पढ़ा कहना कि सवाल जुकत ही पढ़ना है। ये जो अमेरिका, आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं, अमेरिका के साथ साथ जर्मनी को भी जोड़ लेते हैं। हाँ। तो जो इन दोनों देशों की लगी पड़ी है, और ये वो देश हैं एक्चुअली जो यूरोप हो गया, अमेरिका, ये जितने भी मतलब विकसित कंट्रीज हैं, ये कभी के टाइम में क्या करते थे कि इंडिया के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुत सप्रेस्ड है, इनको मारा जा रहा है, ये करा जा रहा है। 2002 के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, वीज़ा नहीं दिया गया मोदी जी को।
आज वो कहते हैं इंग्लिश में कौन सी होते हैं कि तुम अपनी मेडिसिन खुद चख रहे हो, क्या है वो? टेस्ट ऑफ योर ओन हाँ, मेडिसिन। आज पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका कर रहा है ना, वही हो रहा है सब कुछ। इस पर मैं आपकी जो है 2 शब्द चाहूंगा। नहीं तो आपने जो टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन बोला ना, तो मैं इसे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। गलवान वाले में याद है इंडिया वालों ने कैसे पेला था उनको, हाँ। एक कटीले तार वाला डंडा याद है? जी जी जी, बेसबॉल। यस। तो अमेरिका ने वस्तु वो रखा हुआ था और बोला कि यार ये तो मजेदार है, इसमें तो मजा भी आ सकता है थोड़ा सा। और पूरा यूरोप भी धीरे धीरे करके और ले भी रहे हैं और घुमा भी रहे हैं और बहुत स्लो तरह से घुमा रहे हैं। हाँ, इसमें खाली एक पोलैंड जो है वो बचा हुआ है, बस, और बस, बस। यूरोप में रूस को भी मानेगा तो वो बचा हुआ है। बाकी सब वोकिज्म के चक्कर में और ये सब के चक्कर में कि हम अल्पसंख्यकों का भला कर रहे हैं और मोर इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, तो वस्तुतः जो यूरोपीय देशों की संस्कृति थी वो लगभग मुझे लग रहा है अब समाप्त हो चुकी है। जी जी जी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन है, हाँ जी, लंदन, जहाँ पे अभी एक और हमने देखा होगा कि पिछले 25 वर्षों में रिकॉर्डेड इंस्टेंस है 2.5 लाख लड़कियों का कॉन्टिन्यूस रेप हुआ है ग्रूमिंग गैंग्स के द्वारा। और उसको किसी ने ये लिखने की कोशिश की थी, वहीं का सांसद था, कि एशियन मैन कर रहे हैं। तो उसको वाला बहुत पाकिस्तानी है वो, एशिया नहीं है वो, बहुत बड़ा है। तो ये लोग अभी भी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको स्वीकार नहीं। टॉमी रॉबिन्सन को जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, जिसपे बहुत बवाल अभी चल रहा है। बाकी न्यू ऑर्लियंस में ये सब स्टेटमेंट है करने का, वो 5 जनवरी करता है या 24 दिसंबर कर लेता है, लेकिन 1 जनवरी को ही उसने चुना। तो 1 जनवरी को चुना तो ये केवल दिखाने के लिए कि ये तो अभी आरंभ है, ये चलेगा। और खाली न्यू ऑर्लियंस में नहीं हुआ, क्वींस में गोली बारी हुई है, वहाँ पे भी शूटिंग हुई। ट्रम्प टावर के सामने जो है टेस्ला फटा है, और टेस्ला एक्चुअल में फटा नहीं, ये रिपोर्टिंग ऐसी हुई कि जैसे टेस्ला था और वो फट गया है, जबकि उसमें एक्सप्लोसिव्स और वो कैरोसिन या गैसोलीन लेकर के गए थे और उसको ब्लास्ट किया। उनको लगा कि यार कितना मतलब पोएटिक होगा कि टेस्ला ने ट्रम्प की ले ली। बेसिक यही था उसका करने का। अब बात यह हो गई कि वो फटा, और टेस्ला बढ़िया गाड़ी है वो साइबर ट्रक जो है, तो दोनों तरफ वॉल है, इतना मोटा स्टील का स्ट्रक्चर है, तो एक्सप्लोजन जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ, वर्टिकल हुआ ऊपर की तरफ, उससे कोई ये नहीं हुआ उतनी। यानी कि दोनों चीजों को टारगेट कर रहे होंगे ना वो, एक तो इसको मस्क को भी और ट्रम्प। वही कि मस्क और ट्रम्प की जो दोस्ती है वो देखो, टेस्ला का साइबर ट्रक फट गया जिसके कारण जो है ट्रम्प टावर को नुकसान पहुंचा है। तो उनका ये था मानना। अभी वही, अब जो ये जबार है, शमशुद्दीन जबार, ये कन्वर्ट हुआ, उसके बाद से वो जो है थोड़ा विचित्र तरह से बातें करने लगा। ये अमेरिका में पढ़ा है, उसके हॉस्टल के टाइम के और हाई स्कूल के दोस्त बोल रहे कि बढ़िया लड़का था, डेलोइट में ये काम करता था। उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत हेल्पिंग टाइप का था। फिर उसकी एक एक्स वाइफ जो है, उसका अभी जो वर्तमान पति है, उसने बोला कि ये बच्चों से मिलने आता था, जब तक कन्वर्ट नहीं हुआ था ठीक था, कन्वर्ट होने के बाद ही स्टार्टेड कटिंग हिज हेयर फनी, वही मुंह छुड़ा करके दाढ़ी रखने वाला जो सिस्टम है उस टाइप से वो सब बोला। और बोला कि उसके बाद ये रास्ता छोड़ करके इस तरह से हो गया। और अभी क्या कहते हैं, उसके अपार्टमेंट में पुलिस घुसी या किसी रिपोर्टर को एक्सेस दिया था, जबकि 1 दिन के बाद एक्सेस क्यों दिया, कैसे दिया, ये मुझे समझ में नहीं। उसमें कुरान का पन्ना जो है जिसमें लिखा हुआ है कि शहीद बनोगे तो कहाँ पे जाओगे, इस तरह की बातें लिखी हो, तो वो सारा कुछ है। तो इस पे ना मुझे अमजद तहा करके एक आदमी है यूएई वाला, उसका स्टेटमेंट याद आता है। उसने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो तुम लोग कर रहे हो ना, कि मुस्लिम देशों में जो संस्थाएं बैन है, तुम उसको अपने यहाँ पे यदि फलने फूलने दे रहे हो तो तुम इनवाइट कर रहे हो कि तुम्हारे यहाँ हवाई जहाज मारे कोई टावर्स में जा करके, और दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेरी वेल फॉर यू गाइस। तो वो आदमी बहुत मतलब लंबे समय से बोलता रहा है कि भाई इन सबको तुम भगा वहाँ से, मुस्लिम ब्रदरहुड, तालिबान को, आईसिस को, इन सब को लेकर के जो सिंपैथाइज करते हैं, दे आर नॉट फिट टू बी इन सोसाइटी, उनको जेल में होना चाहिए। और अगर तुम जेल में नहीं रख रहे हो तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सही बात है अनुज भाई, जैसे कि अजीत भाई ने बताया, मतलब कि किस किस तरीके से ये सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। फिर भी शत्रुबोध नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि एशियन लोगों ने
ये भी नहीं कहा जा रहा कि मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन का भी नाम नहीं लिया जा रहा है। शत्रुबोध का अभाव अभी भी है, यानी कि ये है कि जितनी अभी तक लग चुकी अभी और लगनी बाकी है। वो देख आता ना पहले फोटो, वो महिलाएं लेकर निकलती थी क्या ना, अवर हाउस एंड अवर कैट इज ओपन टू ऑल रिफ्यूजीज। हालांकि वो तो थोड़ा सा किसी ने एडिट कर रखा था। वो कैट की फोटो बना रखी है, कैट नहीं है वो, कैट का अर्थ आप समझ जाओ। हाँ यस, तो वो करके पूरा वो चलता था। जर्मनी का अगर आप इतिहास देखो ना पिछले कुछ सालों का, तो 25 दिसंबर और 1 जनवरी इनमें ब्लास्ट होता ही होता है। और जर्मनी वही स्थान है जहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने भारत की नागरिकता छोड़ दी। जर्मनी उसका देश बन चुका है, लेकिन भारत के विषय में हमेशा बोलता है, जर्मनी के विषय में कुछ भी बात नहीं करता। नाम नहीं लेंगे हम, आपको पता है जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा हूं मैं। पूरा का पूरा मतलब यूरोप में ये चीजें तो चल रही हैं, जर्मनी भी उसकी चपेट में है। और जर्मनी भाई कभी का वो देश, भले ही हम हिटलर को गाली दें, ठीक है, लेकिन उसने अपने देश के लिए वो जो उस टाइम सोचते हुए कुछ किया होगा, उससे तो कम से कम भय लोगों को खाना चाहिए था। आज की तारीख में वहां के लोगों के दिमाग से वो चीजें निकल चुकी हैं कि अपना देश गया भाड़ में। भाई साहब वोकिज्म सबसे पहले है। ये वो इस्लामिक रेडिकलिज्म का सबसे पहला नंगा नाच जर्मनी में ही हुआ। जर्मनी में हुआ है। न्यू ईयर ईव पे ही हुआ था। तहर्रुश जो थी गेमिया जो हुआ था 2016-2017 में न्यू ईयर्स ईव पे पहली बार उन्होंने तहर्रुश सुना था कि ये क्या होता है, और फिर 12,000 लड़कियों को जब मोलेस्ट किया गया था 1 जनवरी की रात को। भाई मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताओ कि शत्रुबोध ना होने के कारण से पूरा यूरोप जो स्थिति है भविष्य में कहां तक जा सकती है। हम लोग अपने देश में रोते रहते हैं शत्रुबोध नहीं है, शत्रुबोध नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात रेखांकित करते हुए कह सकता हूँ कि हमारे अंदर, मैं हिंदुओं सिखों की बात कर रहा हूँ, हमारे अंदर इन लोगों से बहुत ज़्यादा शत्रुबोध। इनका जो हाल है ना, अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा बता रहा था, कोई वाइट ब्रिटिशर था, तो वो बता रहा था कि जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं उन्होंने क्या हाल किया रॉथरहैम में। और सिर्फ रॉथरहैम की स्टोरी नहीं है ये, तो ये 1995-96 से मामला शुरू हुआ था किस तरीके से, और कैसे वहाँ पर हज़ारों लड़कियों का रेप किया गया है। और रेप भी किस तरीके से किया गया है, बांधकर पटक दिया है। दिन में कई बार और कई सालों तक रेप हुआ है। ऐसी कई लोगों के द्वारा, हाँ, ऐसे कई केसेस हैं जी। तो जब इस प्रकार की घटनाएं हुई और उसको जब रिपोर्ट किया गया है, तब आप लिख रहे हो एशियन और ये और वो फलाना ढिकड़ा। आप बेसिकली जस्ट फॉर, जिसे कहते हैं ना एक फेक सेक्युलरिज्म, उसके कारण आप समस्या को रेखांकित नहीं कर रहे हो। और ऊपर से जो सोसाइटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूएस की सोसाइटी या फिर जो यूरोप की सोसाइटी है, वो अपने रिलीजन से, धर्म में शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, रिलीजन से दूर हो चुकी है। वहां पर ऐसी रिपोर्ट हैं कि यूरोप में और कई पश्चिमी देशों में 30-30, 40-40% जो चर्चेज हैं उनके अंदर शराब खाने खुल रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोग जाना छोड़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। आप सीरीज देखिए, कई उसमें ऐसा बताया जाता है कि जैसे कल ही मैं एक सीरीज देख रहा था, मैनिफेस्ट, उसमें एक बंदा जाता है, उसके मतलब एक दूसरे बंदे के पास जा रहा होता है, वो सामने से अजनबी होते हैं, दोनों जानते नहीं है एक दूसरे को, सामने से बोलता है कि भाई आप बाइबल वगैरह बेचने तो नहीं आए हो। तो समझ रहे हो, तो मतलब इस टाइप की एक सोसाइटी बन चुकी है कि अब मैं यहाँ पर कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ किसी क्रिश्चियनिटी की या उसकी, बट मैं एक बता रहा हूँ कि आप रिलीजन से दूर हो चुके हो। तो वो जो बंदा जिसकी मैं बता रहा था, ब्रिटिशर था, वो यही बता रहा था अपनी संवाद में कि जो वहाँ पर लंदन में ब्रिटेन में सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एटलीस्ट क्या कर रही हैं कि अपने गुरुद्वारों में या फिर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मंदिरों में वो इन विषयों पे बात कर रही हैं। और फिर वो बताता है कि आगे सामने संगत बैठी होती है, महिलाएं खास तौर पर बैठी होती हैं, वो इन चीज़ों को सुनती हैं। उनके अंदर फिर ये बताया जाता है कि किस तरीके से ग्रूमिंग गैंग्स काम कर रहे हैं, ऑपरेट करते हैं। आपको किन चीज़ों से सावधान रहना है कि एकदम कोई बंदा आए आपके साथ ये बातें करने लगे तो आपको इनसे सावधान हो जाना है। फिर वो बताता है कि भाई ये लोग थोड़े बहुत इसलिए बच रहे हैं, सिख लड़कियां भी नहीं बच रही हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं बच रही हैं वो भी। पे अगर गोरों के बाद सिख बच्चियां ही उनकी टारगेट, सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट ही सिख हाँ, पर पॉइंट क्या है ना कि वहां पर एटलीस्ट वो लोग एक्शन लेते हैं। गोरों में कोई एक्शन ही नहीं है, वो दूर हो चुके हैं रिलीजन से। सरकारें बिल्कुल ऐसी सेक्युलर हो चुकी हैं जो
एक्शन लेना नहीं चाहती, वो साला तुम पाकिस्तानी नहीं बोल पा रहे हो क्या लोग हैं। उसमें मैं देख रहा था, उसमें करीब पता नहीं कितने सैकड़ों लोग थे, उनमें से 40 लोगों को आपने पनिश किया है आज तक रोथरहम केस में। जी। वो सारे के सारे मुसल्टे दिख रहे हैं उसमें, लेकिन आप एक एक्शन नहीं ले रहे हो उन पे। अरे उनकी जो लंदन की जो पुलिस है ना, लंदन के पूरे ब्रिटेन की जो पुलिस है, उसमें ये अनसेड रूल था और ये 90s से रूल था, ये आज का नहीं बनाया। आज तो टॉमी रॉबिन्सन और ये लोग बोल रहे हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पूरी बनाई। अनसेड रूल था कि इस तरह का कुछ भी आएगा आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अच्छा। अभी एफआईआर तक नहीं लिखना है इस पे। अभी ये जो क्यों हमारे देश का रिकॉर्ड खराब ना हो? नहीं हम सेक्युलरिज्म है ना, माइनॉरिटी में क्या संदेश जाएगा कि हम उनको सता रहे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट दिखेगा कि इनकी पॉपुलेशन जितनी है उससे अधिक ये क्राइम कर रहे हैं। और उसके कारण ये जो है वो सत्य को रेखांकित नहीं करते हैं। जहां तक अभी वो जब्बार की बात आ रही है, शमशुद्दीन जब्बार, ये बंदा यूएस आर्मी में था। एक सोचिए, यूएस आर्मी में जो बंदा अपनी सेवाएं दे चुका है, जो बंदा क्रिश्चियन परिवार में पला बढ़ा है, वो बंदा कन्वर्ट, ये इसीलिए ज्यादा खतरनाक हो जाती है बात कि आप किसी और समाज से आ रहे हो, आप कन्वर्ट हो रहे हो और आप साला ऐसा कन्वर्ट हो रहे हो। सोचिए, और क्या चीज आई होगी मन में। इंसान जो होता है ना वो लालची होता है। जब उसके पास लालच आ रहा है ना कि मैं यहाँ पर, उसके दिमाग में आ रहा होगा भाई क्या लाइफ जी रहा हूँ, और उसको लगा साला जन्नत जाना है, जन्नत जाने के लिए ये करना है, जन्नत में ये मिलेगा वो मिलेगा। पढ़ा लिखा इंसान विश्वास कर रहा है, पढ़ा लिखा, डेलॉयट में साला आईटी सर्विसेज में काम करता था। जी। सोचिए, और वो बंदा ऐसी हरकत कर रहा है, और वो भी एक ऐसे दिन जब आई थिंक पश्चिमी दुनिया में तो न्यू ईयर को त्योहार की तरह मनाते हैं। हाँ, बिल्कुल है ना भाई। तो उसमें आप ये लगा लीजिए, त्योहार के दिन आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो जो रेडिकलाइजेशन है वो आईसिस का, उसने कुछ फ्लैग वगैरह भी लगाया था ट्रक पे। सोचिए, मतलब अपनी पूर्व की जो आस्था रही है उसी को तोड़ने के लिए। वो छोड़ दीजिए, आस्था उसकी होगी, मैं आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ, उसकी कोई साल की आस्था होगी नहीं। बस ये था, वो क्रिश्चियन परिवार था। एक तरीके से क्रिश्चियनिटी को मानना ना मानना वो एक अलग बात है। नहीं, अब हमारे यहाँ पर भी ना, हम जिससे निकले हैं उसको आहत सबसे पहले करते हैं। कोई भी हिंदू अगर मान ले मुसलमान बनेगा तो सबसे पहले हिंदू गाली देगा। राइट, क्रिश्चियन भी ऐसे ही करता है, उसी तरीके से उसने ये एक्चुअली में सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन इसलिए हो जाती है कि साले कन्वर्टेड ऐसा काम कर रहे हैं। और मैं आपको इसमें कुछ बताऊं ना, तो आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, या फिर यूएस ले लीजिए, यहाँ पर जितने भी प्रिजन हैं, ठीक है, जितने भी प्रिजन हैं यहाँ पर, उसमें सबसे ज्यादा वो मुसलमान हैं। बिल्कुल। और वो वहां पर क्या काम कर रहे हैं, वहां पर अंदर कन्वर्जन का काम करते हैं वो। जी। वहां पर उन्होंने अपने गैंग्स बना रखे हैं, और वो जो बाकी, उसमें सबसे ज्यादा अश्वेत लोग फंस रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं वहां पर। और रेस्ट इज हिस्ट्री, जो हमारे सामने है वो हो रहा है। और इसका सारा आप दीजिए, इसका जितना भी श्रेय देना चाहेंगे आप, ये सेक्युलरिज्म का जो घंटा लोग बजाते हैं उसको दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है आपका कि अमेरिका यूरोप का जो निकट भविष्य है वो बहुत ज्यादा बर्बाद है, बहुत संकट में भविष्य आप कह सकते हैं इसे। और उसका रीजन ये है कि आप अपनी जो समस्या है उसको रेखांकित नहीं करना चाहते हैं। ये समस्या है सबसे बड़ी। हमारे यहाँ पर चलो क्या है कि उनसे ज्यादा जागृत समाज है, मैं अपने को भी नहीं मानता हूं, पर उनसे ज्यादा है एटलीस्ट। और क्या है कि कोई ना कोई साला ऐसी लीडर, अब जैसे वहां पर भी कोशिश कर रहे हैं लोग, एक वो एमी नाम की लड़की है, वो भी कोशिश करती है। या टॉमी रॉबिन्सन है, उसने डॉक्यूमेंट्री पूरी बनाई है, उसको तो जेल में, वहां पे वो साला अंजुम चौधरी नाम का एक उल्लू का पट्टा था, वो क्या बकवास करता था टीवी पर बैठ के, उसको जेल में पटकने के लिए आपको कितने साल लग गए, और इसको आपने यूं पटक दिया टॉमी रॉबिन्सन को। तो क्या मैसेजिंग दे रहे हो आप? इतिहास बोध नहीं है। देखो, दोनों सभ्यताओं के बीच में जो क्रूसेड चला है ना, वो सैकड़ों वर्षों तक चला है। वो सिर्फ अपनी सभ्यता की सुरक्षा के लिए है। वो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपने क्रूसेड वाज बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, राइट? लेकिन आज की डेट में ये लोग अपने आप को जब क्रिश्चियन मान ही नहीं रहे हैं, तो वो सभ्यता से अपने आप को जोड़ेंगे कैसे, अपने इतिहास से, अपनी सभ्यता से? एक होता है ना कि हमारे को अपने इतिहास पे शर्मिंदगी महसूस होना। अंग्रेजों ने ये काम बहुत बड़े स्तर पे किया है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताया है कि हम बहुत जल्लाद थे, हमने मानवता का बहुत हनन किया है, हमने बहुत खात्मा किया है, और इस वजह से अब हमें थोड़ा अलग तरीके से काम करना है। वही सेक्युलरिज्म आया है। अगर मान लो कि हमारे जो पूर्व काल रहे हैं
उस पर अगर हम अपना मान करना बंद कर दें, इतिहास को भूल जाएं या उसके विपरीत कार्य करेंगे, तो सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। अभी जैसे कि इन दोनों भाइयों ने बताया, उन्होंने बताया कि अभी यूरोप अमेरिका में चल क्या रहा है, इन्होंने बताया कि यूरोप अमेरिका का भविष्य क्या है। वोकिज्म तो हिंदुस्तान में भी काफ़ी मात्रा में आ चुका है। अब जो है आप आज जनगणना करवाओ, धर्म पूछो, उसमें पिछली बार से ज़्यादा लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, हम किसी को नहीं मानते। अभी देखा होगा आपने कि कहने को ये कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, लेकिन बौद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बौद्धिज्म अपने आप में एक आस्था है। उनका हमसे भी ज़्यादा बल्कि ढोंग आडंबर पाखंड बहुत चलता है। फिर भी ये वोकिज्म के नाम पे जो हिंदुस्तान के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, जो यूरोपियन कल्चर को या सभ्यता को, या कहिए कि एक डंप को, मैं तो डंप यार्ड मानता हूँ हिंदुस्तान। वो बाहर की संस्कृतियों को ऐसे ही पता नहीं क्यों उलफजूल तरीके से एक्सेप्ट करता है और फिर उनकी माँ बहन कर लेता है अपनी। भारत का क्या भविष्य दिखता है आपको अगर इसी प्रकार से वोकिज्म ये चलता रहा तो? इसमें ना मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि जो क्रिश्चियनिटी है ना, भारत के भविष्य पे इसके बाद आता हूँ। हाँ। उसके कंटिन्यूएशन में हाँ। जो क्रिश्चियनिटी है उसका अगर इतिहास आप देखोगे तो उसका इतिहास इस्लाम के जैसा ही है। जो उन्होंने चीज़ें करी हैं, लोगों को मारना है, पीटना है, मार मार के कन्वर्ट करा देना है। जो पेगनिज्म का अंत हुआ वो इसी तरीके से हुआ। जो सेंटा की कहानी आप सुनते हो आज की डेट में, वो ही वॉज अ वेरी जॉली पर्सन, सबको गिफ्ट देता है, सबको गिफ्ट देता। तो बेसिकली आपने गब्बर सिंह का एक डायलॉग सुना होगा कि सो जा बच्चे नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये एक्चुअली सेंटा के लिए कहा जाता था। सो जा बच्चों, पेगन जो माएँ होती थी वो अपने बच्चों के लिए कहती थी बच्चों सो जाओ नहीं तो सेंटा आ जाएगा। ये एक्चुअली डायलॉग है। तो जो सेंटा की जो कहानियां हैं ना वो सेंट निकोलस से निकल के आती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली उसकी दो कहानियां होती हैं। एक कहानी में तो ये है कि सेंटा जो है वो क्या करता है, वो उसको भेजा जाता है जर्मनी। वहाँ पे जाता है, वो देखता है कि भाई जो पेगन्स हैं वो पेगन्स बलि दे रहे हैं। ये क्रिसमस के आसपास का समय है, बलि दे रहे हैं और चीड़ के वृक्ष के ऊपर बच्चे को बांधा हुआ है और बलि दी जा रही है। पेगन्स मतलब वो होते हैं जो मूर्ति पूजक होते हैं। हम पेगन हैं एक तरीके से। हाँ, तो उनका ब्रॉडर टर्म पेगन। अब सेंटा देखता है, सेंट निकोलस वो देखता है कि भाई ये तो जो है बच्चे की बलि दे रहा है, मैं इस बच्चे को बचाता हूँ। वो पेगन्स को कहता है कि नहीं नहीं इस बच्चे को मत मारो। तो वो नहीं मानते। तो सेंटा क्या करता है, पेड़ में एक डुक मारता है, इतना बड़ा, मतलब जो जैसा बरगद का पेड़ होता है उस टाइप का वृक्ष होता है वो। तो वो उसमें एक मुक्का मारता है, पेड़ गिर जाता है एक मुक्के में। और जैसे ही पेड़ गिर जाता है वैसे ही वो क्रिसमस का ट्री बन जाता है गिरते ही। भाई साला जब ट्री कन्वर्ट हो गया तो तुम्हें कन्वर्ट तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर वो उनको मार मार के कन्वर्ट कराता है। और जो मतलब उसका फिलॉसफी होती है ईदर कन्वर्ट और डाई। वाह वाह वाह। मतलब उसके लिए जो बताया गया ना वो ऐसा बताया गया। वो बड़े मतलब दिल से बहुत सॉफ्ट थे, वो बहुत अमीर घर से आते थे। उन्होंने अपने पूरी जो है पैसा वैसा धन दौलत सब छोड़ दिया जीसस की उसके लिए शरण में जीसस के लिए मार काट कर रहे थे बेसिकली। तो फिर वो उन्होंने कहा कि इसकी जो ये जो या तो आप पेगनो या तो कन्वर्ट हो जाओ और डाई, नहीं तो बैंगनो बना दूंगा। हाँ। तो ये उनका बेसिक फिलॉसफी थी। जिस आदमी को हम आज बूढ़े बाबा की तरह से बना देते हैं, हम तो नहीं मानते। गिफ्ट देने आता है बच्चों को। क्रोनोलॉजी को समझिए। आप देखो ना, जो जिसके लिए ये था कि बच्चों सो जाओ नहीं तो सेंटा आ जाएगा, उसके लिए बताओ बच्चों सो जाओ सेंटा आ जाएगा गिफ्ट देके जाएगा। वहां से यहाँ तक कोको कोला ने 1930-32 में एक ऐड निकाली थी और पूरा इसका वो फ्लेवर चेंज कर दिया सेंटा के अराउंड का। ठीक है, तो ये तो एक अलग चीज हो गई। पर मैं आपको इतिहास बता रहा हूं कि इनका जो सबसे पवित्र आदमी जिसको मानते हैं जीसस के बाद, कैसा था? वो आदमी कैसा था। तो इनका इतिहास ऐसा ही रहा है। और जिस रिलीजन का इतिहास ऐसा रहेगा, आदमी ना नेचुरल तौर से ऐसा नहीं होता है कि वो इतनी मार काट करे कि नहीं जो मैं मानता हूं वही तुम्हें। नेचुरली वो ऐसा नहीं होता है। उसको कोई रिलीजन या कोई मजहब ऐसा बनाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि आपकी जो आप नेचुरली आप काम करोगे ना तो आपकी 5 इंद्रियां आपसे सब कुछ करवा रही हैं। लेकिन जैसे ही उसमें रिलीजन का इंटरफेरेंस आ जाएगा तो आप अपनी 5 इंद्रियों को मारना शुरू करोगे और वो रिलीजन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। वो आपको कठपुतली की तरह नचाता है। अब वो आप पॉजिटिव
तरीके से जाओगे तो आप गीता के उसमें चले जाओगे, नेगेटिव जाओगे तो फिर मेरा रिलीजन तेरा साला ये और वो उसमें चले जाता है। ठीक है, तो अब ये इनका जो इतिहास है वो ऐसा ही रहा है। इन्होंने पेगन्स के साथ क्या क्या किया है, या फिर इन्होंने मैथमेटिशियंस के साथ क्या क्या किया है। भाई जो साइंटिस्ट के साथ फिलोसोफर्स थे, इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे ग्रीक के, उन मतलब उन्होंने स्कूल ऑफ फिलोसफी, स्कूल ऑफ ग्रीक्स तो बहुत पुरानी बात होगी, ये 16वीं अरे गैलीलियो को मारा था। अब ये देख लीजिए। तो और वो मदर टेरेसा का कहना है कि मैं तो चर्च के साथ ही रहती, आप गैलीलियो को फांसी चढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके साथ ही थी, मैं चर्च के साथ ही रहती, अगर आज भी ऐसा करते तो इनका इतिहास ना हमेशा से ऐसा रहा है। और अगर किसी रिलीजन में ये सब कुछ लिखा हो, अभी ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले, एक यूरोपियन ने बाइबल का जो कवर होता है, जो मेन कवर होता है, उसकी जिल्द जो होती है उसको चेंज करके ना उस पर कुरान लिखवा दिया। ठीक है, अब लोगों को कह रहा कि देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लोगों को ऐसे मार दो, लोगों को ऐसे मार दो, लोगों को ये कर दो, लोगों को कर दो। तो लोग अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं उस पर कि हाँ कुरान में तो ऐसा ही है, हाँ कुरान तो ऐसी है, हाँ मुसलमान तो ऐसा ही करते हैं, हाँ ये तो यही है, ये यूरोप में चल रहा है ये। ठीक है, फिर वो उनको ना वो जिल्द हटा के दिखाता है, तो बाइबल है, तो वो उनके अच्छा ये तो वो सब चीज़ ना उसमें भी लिखी बाइबल हुई में, ओल्ड टेस्टामेंट में अभी जो हिटलर का वो आता है ना, हिटलर बोलता था कि ओल्ड टेस्टामेंट को मत मानो क्योंकि उसे जूस भी मानते हैं। तो वो हिटलर अलग उसमें जा रहा था। इवन जो आपने कहा ना कि क्या था वो, इधर कन्वर्ट आइदर डाई, इधर कन्वर्ट। हाँ, तो मैं वही बताने वाला था। मैंने कहा किताबें हवा हवाई को लिखने वाला जो मालिक है वो भी तो पूरे के पूरी फिलोसफी उसकी आधारित उसी पे ही है भाई। भाई साहब एक ही है, भाई साहब देखो, ट्रांसलेशन ही तो है। बाइबल और कुरान 500 वर्सेस, मात्र 500 वर्सेस ऐसे हैं जो अलग है, अदरवाइज दे आर पूरा का पूरा सेम है। तो वो आप पढ़ लो तो दोनों सेम ही मिलेंगे 500 वर्सेस के अलावा। ठीक है, तो जो आदमी की जो वो है ना सेंसेस हैं, वो उसको कहते हैं कि नहीं भाई मेरे को ऐसा नहीं बनना है, आपका इतिहास ऐसा है। तो इसीलिए आपको जो दिख रहा है ना ये कि इतने लोग जो क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं, ये कारण है उसका। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, ये चीज मुसलमानों में है कि जिस दिन मुसलमान इस तरीके से करना छोड़ देंगे, मतलब चर्च ने कहा ना कि अब हम सॉफ्टली कन्वर्ट करेंगे, हम मार पीट के कन्वर्ट नहीं करेंगे, और तभी वो कनाडा से कभी ऑस्ट्रेलिया से जाके पोप जो है माफी भी मांगता है ना। तो जब से उन्होंने ये करना छोड़ा, तब से लोग उनके रिलीजन को छोड़ने लगे। यूरोप पूरा खत्म हो गया। पेगनिज्म वहां पे अकेले ब्रिटेन में 90,000 पेगन्स हैं वापस, मतलब आपने पेगन्स खत्म कर दिए, क्रिश्चियनिटी आ गई। अब क्रिश्चियनिटी जो है वो अपनी रूट्स को पढ़ रही है और कह रही है कि यार हम तो यहां से निकले। 90,000 पेगन्स आउट ऑफ नोवेयर आ गए और ये बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। बट इसमें हम वो देखें तो हम आई थिंक जो एक्स मुस्लिम वाला मुद्दा है ये भी बढ़ रहा है। हाँ, उसमें भी बहुत से लोग आ रहे हैं। उसी पे आ रहा हूँ। अभी इसको हम मुसलमानों पे देखते हैं। इंडिया में प्यू रिसर्च कहती है कि भाई 12% मुसलमान जो हैं अपने आप को मुसलमान नहीं मानते। 12%। आप सोचो, वो भी तब जब इतना हार्डकोर इनका गेम चलता है कि मतलब मार के पीट के कैसे भी करके। इस्लाम में तो ये भी है ना कि आप अगर आप वो इस्लाम को छोड़ते हो तो आप मार दोगे, वाजिबुल कत्ल। तो यहाँ पे अब गेम यही है कि जो इस्लाम है उसमें भी बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं। अगर आप ईरान की बात करो तो ईरान में ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो ईरानी सभ्यता है, जो आप ईरानी देखते हो भारत में बचे हुए हैं, बिल्कुल वहां पे जाने वाले लोग पता नहीं कैसे इतनी भयंकर तरीके से गति से बढ़ रहे हैं। 85% मतलब 50% के आसपास लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई पता नहीं, मतलब वी आर इन सेकंड थॉट्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ईरान के डेटा है ना, ये थोड़े से Exaggerated है। बहुत थोड़े दिन नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सत्ता है, जिस प्रकार की सत्ता है, वो जिस प्रकार का काबू रखती है, उसमें ऐसा होना मेरे को थोड़ा सा संभव नहीं लगता। तो ये थोड़े सा एग्जैजरेटेड लगते हैं मेरे को। तो पर ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है वो, पर भाई जाओ वहां से अंदर से खबरें आती रहती है ना, और जो मौलानाओं की पगड़ियां उछल रही हैं और जिस तरीके के वहाँ के लोग मतलब अपने तरफ का एक तरीके से आवेश जो दिखा रहे हैं, वो ये है कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। एक्चुअली में क्या है नीचे ना, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। 1979 तक तो ये इस्लामिक आंदोलन वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे जैसे लोग रह रहे थे, जिस
जिस स्वाधीनता के साथ रह रहे थे वो आज भी जीवित होंगे, वो आज दादा दादी बन चुके होंगे, वो बताते होंगे अपने बच्चों को भाई हम तो ऐसे रहते थे, हम तो ऐसे रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं? तो जब एक समाज ऐसे होता है तो उसमें इस टाइप की चीजें दिखती हैं, पर पॉइंट वही है। और दूसरी तरफ क्या है ना, अमेरिका और ईरान में क्या इक्वेशंस हैं वो सब जानते हैं। तो अमेरिका किसी भी देश में साला आंदोलन पैदा कर सकता है, ठीक है, ये भी एक बात है जी। बट कहीं ना कहीं दोनों चीजें हैं, वहां पर कुछ चीजें हो भी रही हैं और थोड़ा एग्जैजरेटेड भी है मामला। हाँ, तो जो भी है वहाँ पे बहुत सारी मस्जिदें बंद हुई हैं, इस तरीके के भी डेटा आते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग ज़ोरास्ट्रियनिज्म के प्रति अपना झुकाव जो है उनको पढ़ रहे हैं, उनकी जो बुक्स हैं वो आउट ऑफ नोवेयर एकदम से उनकी सेल जो है वो बढ़ जाती है। इस तरीके की चीज़ें बहुत वहाँ से आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, पर वो चक्कर क्या है ना, वो जोर ज़बरदस्ती करके ऐसा करके लोगों को कन्वर्जन ज़्यादा है, पर अच्छे अमाउंट में लोग छोड़ भी रहे हैं। एक्स मुस्लिम जो है वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ भी रहे हैं। जो सारा इशू है हमारा, जो आपने शब्द यूज किया था शत्रुबोध, हाँ जी। यूरोपियंस में नहीं है शत्रुबोध, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे अंदर भी बहुत रेयर है, पर होना शुरू हुआ है, पहले थोड़ा नहीं सा था। इस पे मैं जो है उसे थोड़ा ऐसे देखता हूँ। जी। शत्रुबोध ऐसा नहीं, पूरी सोसाइटी में नहीं, हाँ जो लीडरशिप है उसमें नहीं है। हाँ और पॉलिटिक्स में शत्रुबोध होता भी नहीं है। Yes. क्योंकि आपका मूल उद्देश्य होता है सत्ता में जाना। उसके लिए आप चाहोगे कि जितना हम लीनियंट होकर के या जितना डाइल्यूट करके अपनी विचारधारा को जितने अधिक लोगों को, जैसे कि मोदी जी मैं चादर वही भेज कहने वाला देते हैं। था, मैंने कहा भाई वो ट्वीट लगा देना अजीत भारती का, हाँ, चादर तो वाला। वही है। तो यूरोप में क्या हुआ है ना कि पिछले 15-20 वर्षों में ये अधिक हो गया है कि ये माइग्रेंट्स को ला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो टीएमसी को मदद करेगी। यस यस बिल्कुल करेंगे। असम में कांग्रेस को मदद करेगी। बिल्कुल। तो वही चक्कर वहां पे, सब तो इसी टाइप के, इतने छोटे छोटे, बंगाल टाइप का, असम टाइप का, इतना छोटा छोटा राष्ट्र है। तो वहां पे छोटा भी इन्फ्लक्स हो जाएगा ना, 10 लाख लोग, 15 लाख, 20 लाख माइग्रेंट, और वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यदि बसा दिए जाएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण, तो आप जो है फॉरएवर पावर में रहने की सोच सकते हो। अब क्या हुआ कि ये चलता रहा, और चलता रहा कि लोग विचारधारा को लेकर के अधिक कट्टर थे, मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हम लेफ्ट में, हम राइट में, हम एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, हम सेंट्रिस्ट, उसमें एक विचारधारा को लगातार वोट मिलता रहा। लेकिन वो वोट तभी तक मिलता रहा जब तक कि इनकी पॉपुलेशन 1% से 5%, 5 से 10 जब होती है ना मुसलमानों की परसेंटेज किसी भी सोसाइटी में, दंगे, छिनैती, रेप, ग्रूमिंग गैंग्स, ये सारा कुछ होने लगता है, एक्सक्लूसिव जोन्स क्रिएट होने लगते हैं, उसकी मांग बढ़ने लगती है। और इसका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ता, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, डेमोग्राफी पे पड़ता है। और सोसाइटी पे जो ही पड़ेगा ना, तब धीरे धीरे लोगों में चेतना आती है। फिर दे ट्राई टू वोट अगेंस्ट इट। फ्रांस में वही हुआ, बाद में हालांकि वामपंथियों ने इसको, मैक्रो को जो है सपोर्ट दे करके उसको जिता दिया। इटली में वही हुआ, और यही बात अमेरिका में हुआ पिछली बार। धीरे धीरे करके, मैं यूरोप की खाली अभी बात कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे करके आप देखोगे कि बड़े बड़े जगहों पे इस तरह की चेतना आएगी और पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होगी। और अगर वो चेंज होगी तो जब नया जो आएगा ना, एक्सट्रीमली रेडिकल थॉट के साथ आएगी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। इटली में इसको मेलोनी को वहां का सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बनाने दे रहा, जी जी जी, बोल रहा है वो मिस्र से आए हैं, वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत अधिक हो रहा है, इस कारण तुम वापस उसे नहीं भेज सकते। अब वही है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी का कन्फ्रंटेशन होगा और उसमें देखते हैं कौन जीतता है। तो मूल मुद्दा यही है कि धीरे धीरे यूरोप में या तो 2-3 साल में लड़ाई झगड़ा ब्लड बाथ टाइप का होगा, या फिर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन उसको कंट्रोल में करेगी, इन सबको बाहर भगाएगी। यानी कि अब कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से 56 कंट्रीज बन चुकी, अब 57-58 नहीं बनेगी। जो स्थानीय लोग हैं अब वो इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, खासतौर पर मतलब नेट के जमाने में कह सकते हैं कि जब से सोशल मीडिया आदि आया है, सबके बारे में पता लगा है कि अब इनको कहीं कब्जा नहीं करने देगी जनता। ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब अब आगे ईरान अफगानिस्तान नहीं बनेगा। यार देखो, ईरान अफगानिस्तान ये तो पता नहीं, पर ये 100% है कि चाहे वो ग्रेटर एशिया हो, मतलब यूरोप हो, चाहे फिर वो एशिया के ये साउथ एशिया हो, भारत हो गया जिसमें भारत ही रह गया, अब तो साउथ एशिया में बचा ही क्या है,
जापान में भी इस्लाम बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा जितने देश है जहाँ नहीं बढ़ रहा? हाँ, जितने भी ये देश रहेंगे ना, इनमें होगा ब्लड बाथ, ये 100% है। ये जो आपस में लोगों की लड़ाई होगी, ये 100% है। भारत ऑन द वर्ज है कि कब कलेश हो जाए कब ना हो। आपको भी पता, सबको दिख रहा है, यूरोप बस मानना में नहीं है। ये होने का एक और कारण है जी, क्योंकि दोनों की लीनियज साला सेम, दोनों एक ही तरह की किताब पढ़ते हैं और दोनों ने क्रूसेड्स लड़े हुए हैं। इतिहास रहा है सैकड़ों तो वर्षों का। इनका वही है कि अभी पहले पत्थर से भाले से लड़ते थे, अब जो टैंक गोलियों और से गोली लड़ेंगे। बारूद से लड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जो ब्लड बाथ वाला सिनेरियो है सबसे तगड़ा यूएस में होने के चांसेस है, क्योंकि गन लॉज culture ऐसे है हैं, सबके पास गन होती है वहां पर। यूरोप में थोड़ा सा ये वो है, बट जो मुझे लगता है कि जैसे कि ना पोलैंड जैसे जो देश हैं, वहाँ की जो मतलब पॉलिसीज हैं, उनकी देखा देखी, और इस टाइम जो शांति है, मतलब वो खुद कह रहे हैं भाई हमारे पास में यूक्रेन के लाखों लोग हैं, शांति के साथ में रह रहे हैं, भाईचारे की तरह रहते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं है। जो हैं भी तो हमने बिल्कुल अलग थलग कर रखे हैं, हमने उनको कोई सुविधाएं दे रखी है, इसीलिए उनको पनपने भी नहीं दे रहे हैं। हम म्यांमार में देख रहे हैं अभी, जो वहाँ की जो रखाइन प्रदेश से जो अभी उनको मार के भगाया है उन्होंने, जो वहाँ की फौज थी, उस तरीके की चीजें देख रहे हैं। आप जापान की बात कर रहे थे, जापान में भी लेकिन वहाँ के लोग बड़े अवेयर हैं इस चीज के लेकर। जापान के हालांकि लोग वहाँ की nationalist है ना। हाँ नेशनलिस्ट है, लेकिन वहाँ क्या है कि जो नई तांती है, न्यू जनरेशन है ना, वो पैदा ही नहीं हो रही है। प्रॉब्लम इस वजह से हो गई तो है। वो तो हमारे यहाँ पर भी अब देख लीजिए ना, नहीं, वो हमारे यहाँ पे आएगा 25-30 साल के बाद वो सिर्फ चीज आएगी। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन पूरे वर्ल्ड रशिया का ने डिक्लाइन हो रहा है। रशिया में भी बोला गया है ना कि थोड़े ज्यादा बच्चे पैदा कर लो। हाँ, वो तो बोल रहे हैं भाई। रशिया में तो एक और, चलो वॉर के कारण भी बहुत सारे लोग मरे हैं, तो उस कारण तो आपको पॉपुलेशन बूस्ट करने के लिए, और रशिया के पास हालांकि इतना बड़ा यार सबसे बड़ी जमीन तो उसके लोग पास है। चाहिए भाई। भूभाग उनके पास इतना है, चाइना के पास इतना है, पर चक्कर क्या है ना, इन दोनों ही देशों में मैक्सिमम भूभाग ऐसा है जहाँ पे Inevitable लोग है। रह नहीं सकते। रह नहीं इनएविटेबल है, कनाडा में भी बट स्टिल उनके पास यार रिसोर्सेज है कि वो क्रिएट कर सकते हैं, जी, वहाँ जी, पे शहरें वो बसा सकते हैं अगर वो चाहें। कनाडा की इलेक्शन कब है? मुझे लग रहा है कि कनाडा को छोड़कर बाकी सब जाग ही जाएंगे। कनाडा के तो आने वाले ना, नहीं, अभी कनाडा में भी ट्रूडो नहीं आएगा। कनाडा में कलेश क्या हुआ कि उनका बजट आना था अभी ना, तो बजट आने के 2 दिन पहले जो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर थी, हाँ, उसने रिजाइन कर दिया, ठीक है। उसके बदले जिसको पढ़ना था उसने कहा साला मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मैं भी रिजाइन कर दिया, उसने भी रिजाइन कर दिया। फिर उसके बाद में 2 और लोग थे जिन, अबे यार ये तो हमारे ऊपर आ गया, हम भी रिजाइन कर दिया, उन्होंने भी रिजाइन किया। अब यही नहीं पता चल रहा वहाँ पे कौन जब कनाडा की एक गंदी पॉलिसी में बताता हूँ आपको, अगर वहाँ पे कोई भी प्रेग्नेंट महिला होती है और अगर वो वर्किंग में है तो कहीं भी $8,000 पर मंथ उसको मिलते हैं जब से वो प्रेगनेंसी का पता लगा है, और बच्चा जब तक 1 साल का नहीं हो जाता। तो वहाँ जो हमारे मतलब जानकार जो लोग रहते हैं वो बताते हैं इस बात को, मुस्लिम वहाँ अपनी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं और घर बैठे उनको इतना पैसा मिल जाता है। भाई $8,000 कितना बनता है? 56 मतलब 5,60,000 5,60,000 रुपए यहाँ के हिसाब से सोचोगे, कैनेडियन डॉलर है तो आई थिंक वो 56 के 5 आसपास लाख का है। होगा। हाँ, थोड़ा 5 कम लाख होगा। 4 लाख कुछ भी भाई हो। 1 लाख तो यहाँ किसी अरे यहाँ साला दाना दे रहे हैं, उसमें साला 8 पैदा हो जा 8 पैदा कर रहे साला हैं, पैसा हार्ट राशन भी पैदा कर लिया। तो वहाँ की वो पॉलिसी बहुत गंदी है, इसलिए वहाँ पे जाकर के ये लोग बहुत पैदा कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि वहाँ पर दूसरा पंजाब बस गया है, आप देखना दूसरा पाकिस्तान मिलेगा अभी थोड़े दिनों के बाद में आप। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, आप उससे शायद भटक गए क्योंकि आप भटके हुए तीसरे युवा हैं। नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, कि हिंदुस्तान पे वोकिज्म का क्या फर्क पड़ेगा? पर ये ना, ये तो हमने मतलब मेरे बात जो अजीत भाई ने बोला उसमें मैक्सिमम वो चीजें कवर हो गई। भाई हिंदुस्तान में वोकिज्म का वही फर्क पड़ेगा कि आप रिलीजन से दूर हो जाएंगे 100%। हाँ। रिलीजन से दूर हुए आपको घंटा कुछ नहीं पता चलना। हाँ। जो आज थोड़ा बहुत पता चल जाता है ना, थोड़ा बहुत जो है। भाई देखो, मुझे वोकिज्म मेरे को नहीं लगता कि भारत में उस लेवल पे आ पाएगा। मुझे भी वही लगता है। अच्छा। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, और जो सरकार भी कर रही है, मतलब आप कितनी भी गाली दे दो, कितना भी वो चादर भेज रहे हैं, लेकिन एक तंत्र तो इतना चेंज हुआ है कि लोगों में वो बातें जा रही अभी हैं ये जो जैसा नहीं रिकॉर्ड नहीं, वो इसका- चादर के बारे में अभी बात करेंगे, उसमें खूब करिए। एक और भी कारण है वोकिज्म के ना फैलने का कि इस तरह की विचारधारा जहां से आती है ना, वो सारी सोसाइटीज होमोजेनस होती है, एक आयामी सोसाइटी होती है। एक तरह के लोग रहेंगे, एक तरह की विचारा, एक तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी, एक ही भाषा बोलना है, मतलब प्रीडोमिनेंटली एक ही बात रहती है। भारत में चाहे जॉर्ज सोरोस हो, उसका नैरेटिव क्यों नहीं
टिक पाता है। टिक पाने का मतलब है आप सत्ता में क्यों नहीं, इतना पैसा खर्चा कर दिया, हर जगह साला रिजीम चेंज हो जाता है, भारत में क्यों नहीं कर पा रहे? उसका कारण ही यही है, इंग्लिश सेंट्रिक मीडिया जब तुम खरीदते हो या ऐसे लोगों को खरीदते हो जिनको लगता है कि 2 से 3% पॉपुलेशन जो ट्विटर पे है वो लोगों की विचारधारा बदल देगी, तो तुम मूर्खाधिराज हो। तो तुमने वो नहीं देखा है कि क्या भीड़ गई है राम मंदिर पर इस अरे खाली राम मंदिर नहीं, 11 करोड़ लोग मतलब 6 लोगों में ये जो आया है ना राम मंदिर, 1 जनवरी को लोग जा रहे हैं भगवान के पास। ये हमने मतलब पहले ये सब न्यूज नहीं बनता था, जाते थे इधर उधर जाते थे, महाकाल कॉरिडोर में जा रहे हैं या इस तरह से जा रहे हैं। गांव के लोग जाते थे, आसपास में जो एक पिकनिक स्पॉट टाइप का रहेगा वो धार्मिक जगह के ही आसपास, जैसे हमारे बेगूसराय में है वो जयमंगला गढ़ है, वहां पे माता का कंधा गिरा था, तो उस तरह का शक्तिपीठ, हमारे यहाँ हरिद्वार स्नान करने के लिए जाते हैं। हाँ, तो उसी टाइप का रहेगा। अब क्या है कि लोग बड़े मंदिरों की तरफ जा रहे हैं और वहां अधिक संख्या में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस कारण से भारत में क्या है ना कि एक तो सोशल मीडिया का एक्सेस इंफॉर्मेशन ग्रहण करने के लिए है, लेकिन वो भी प्रीडोमिनेंटली वर्नाक्युलर में है, हिंदी में है, कन्नड़ में होगा, बांग्ला में होगा, इस तरह से होगा। और तुम जो स्ट्रेटजी लेकर के आते हो वो अंग्रेजी में लाते हो, वो ट्रांसलेट होगा, उसके बाद पहुंचेगा, और इंटरेक्शन उस तरह से है नहीं। लोग चला ये क्या है ऐसे करके, क्योंकि वो जानते हैं ना कि भाई दूसरे भी सोर्सेज उनके पास उपलब्ध है। तो इस कारण से इस तरह की विचारधारा और वोकिज्म या इस तरह का जो ये यूनिवर्सिटी और मेट्रो सेंट्रिक होती है, क्योंकि वहाँ फैशन है थोड़ा सा, और यूनिवर्सिटी में नए नए बच्चे आते हैं तो उनको आप कुछ भी दे दोगे वो चला, यानी कि भारत और की वो भी यूनिवर्सिटी में जब तक हैं तब तक है, मतलब 21 साल तक आपने कर लिया, और वो भी सब में नहीं होता है, सब में नहीं होता है, उसमें भी उसमें हर तरह वहाँ एबीवीपी वाला भी तो रहेगा, वो क्या है ना, और 14 फरवरी को बजरंग दल वाला भी तो लेके आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी वाला मामला है ना, इसमें हो तो जाते ही दिक्कत, पर क्या है ना हमारे यहाँ भारत में बाप ऐसा होता है वो नहीं, मेरे चाचा के साथ जा रहा था, मेरा छोटा भाई है तो वो जा रहा था, तो नहीं वो एक है और उसका नाम थोड़ी लूंगा, तुम्हें नहीं पता एक और है मेरा भाई, तुम्हें नहीं पता, पापा और मुझे ही पता है बस। तो वो जा रहा था, वो चाचा वो जा रहे थे अपना वो चला के कोई भक्ति सॉन्ग चला के जा रहे थे, वो बार बार बदल दे, और वहाँ पे वो मुन्नी शुन्नी चल रहा है, मुन्नी बदल जो भी चला रहा था। अच्छा, उसने थोड़ा सा डांट दिया पापा ने, तो कहता पापा ये यूथ के सॉन्ग है। अच्छा, पापा ये यूथ के सॉन्ग है। कह रहा तेरे यूथ की थूत तोड़ू मैं। चाचा बोल रहे अपने लड़के को यूथ की साड़ी थूत तोड़ दूंगा। भारत की जो विविधता है ना एक्चुअली, उसमें किसी को भी एडजस्ट करना इतना आसान है ही नहीं। रीजन ये है कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं छोटी छोटी तो ऐसा जितना हमारा स्टेट, उन वो ही है, आपने जो बताया कि उनका एक ही कल्चर, एक ही भाषा, एक ही किताब, उसको यदि यहाँ लेके आएंगे तो मान लो अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, मान लो आप मूर्ति पूजक हो, मैं नहीं मान रहा, मेरी अलग विचारधारा है, और फिर अलग जो शंकराचार्य आदि के हैं उनकी अलग विचारधारा है, भाई वो अलग अलग जोन में जाएगी। ऐसी कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती जो सबको मना ले, सब में शाश्वत बैठ जाए। देखो ना ये शाश्वत की, आप वो किस्म की अगर बात करोगे ना तो ये आपको मुंबई में होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, मुंबई में भी साउथ बॉम्बे में, सोबो में, ठीक है, वहां पे आपको दिखेगी। उसके बाद ये मुलाड़ उलाड़ में साढ़े क्या है बावड़ी भूचे, तो वहां पे नहीं फैलेगी। तो वो एक बहुत इतना सा एरिया होता है। आपको दिल्ली में दिखेगी कहाँ? साउथ दिल्ली में, और कहीं नहीं दिखेगी। थोड़ी सी वो किस्म आपको नॉर्थ गोवा में दिख जाएगी। इसके अलावा आप स्थान नहीं बता सकते कि जहाँ पे वो किस्म थोड़ा छोटे शहरों में तो दिक्कत नहीं है। जयपुर में थोड़ा बहुत एकदम, मतलब जयपुर का क्या हुआ ना, जयपुर ऐसे बढ़ रहा था और एकदम ऐसे हो गया। तो ये चीज जयपुर में आपको थोड़ी बहुत दिख जाएगी। चंडीगढ़ की साइड भी चंडीगढ़ थोड़ा बहुत है, देहरादून में थोड़ा बहुत है, थोड़े बहुत बड़े शहर जो हैं उनमें भी जो इलीट एरियाज हैं उनमें आप अलग दिखने के प्रयास हैं। आई एग्री के भारत में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, नहीं होगा। और दूसरा क्या है, जो काम आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, या जो इसकी आवश्यकता यूरोप अमेरिका में भी है। हाँ, सरकार बड़े लेवल पर, और जो सरकार जिस लेवल पे काम कर रही है, क्योंकि ये चीजें पहले जो हम बोल रहे हैं ना, ये चीजें पहले लोगों तक जाती नहीं थी। जब हम अपने यूथ को याद करें तो
अजीत भारती भी पहले हम वो अभी हुआ भी करते थे या होते हैं। सेक्युलर हुआ करते थे। हम अभी फिर- भी फिर युवा वो हैं। वो जब बात नॉलेज की है ना, जब हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में जब नॉलेज जाएगी, तो ये बात मैं हर बार बोलता हूँ, बहुत बार बोली है कि हमारे जो बच्चे होंगे वो हमसे अधिक हिंदू होंगे, उन्हें हमसे अधिक चीजों का पता होगा। वो शब्द आते ही गर्वित भाई तो मतलब पूरा का पूरा निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि इनका खुद का वॉक शो चलता है। अच्छा अजीत भाई, अगला जो हमारा सवाल है वो मनमोहन सिंह जी जो हमारे बीच से चले गए और उसके बाद में जो उनके नाम पे मतलब पूरा छलावा मचाया गया, रचाया गया, मनमोहन जी ये, मनमोहन जी वो। ऐसे अम्बेडकर जी के बारे में बताया गया ना, 46 आई थिंक उनके पास में डिग्रियां हैं, लेकिन जो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसी और के ही नाम है, एक हिंदू ब्राह्मण के नाम। एक हिंदू ब्राह्मण के नाम पे। ओह, ये क्या बोलते हैं उसको, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। देख लो, वहां भी उन्होंने दांव मार लिया। और ध्रुव राठी ने एक डाला था, उसमें उन्होंने कहा कि 8वीं की डिग्री, 10वीं की डिग्री, 12वीं की डिग्री। मैंने कहा साला है तो एलकेजी यूकेजी की डिग्री भी दिलवा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक डिग्री तो उन्हें 2015 मिली है, वो तो उसने क्रॉप ही कर दी थी। तो मनमोहन उसमें वो फेल हुआ था ना। ना बेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द वर्ल्ड या ऐसे कर कुछ। हाँ, किसको मिली थी? वो हैंड रिटन है वो पूरा का अम्बेडकर पूरा। जी की। अच्छा। अम्बेडकर जी जो लाइफ में हमेशा 3rd डिग्री से पास हुए। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ मनमोहन सिंह जी के बारे में, आपने बहुत डीप रिसर्च करके भी बहुत बढ़िया एक लाइव भी करा था, देखा मैंने। हाँ, वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मनमोहन सिंह जी एक बहुत बड़ी मतलब हस्ती थे जिन्होंने कि भारत का आमूलचूल परिवर्तन कर दिया? बिल्कुल हाँ जी, एग्जैक्टली आमूलचूल परिवर्तन ही किया है जी। आमूलचूल नक्शिक परिवर्तन जिसको कहता है कि भारत कहीं और होता और भारत कहीं और चला गया उनके चक्कर में। तो सकारात्मक परिवर्तन नहीं था, नकारात्मक ही था। ये आदमी भारत की जितनी पॉलिसी फेलियर्स रहे उसके केंद्र में रहा ये। और ये 60 वाले दशक के अंत से लेकर के जब तक सत्ता में था जी। तब तक इसने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की जगह पे था। फाइनेंस कमीशन में फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे, फाइनेंस एडवाइजर के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर का प्लानिंग कमीशन का सदस्य, प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन भी संभवतः बना है, रिजर्व बैंक का गवर्नर बना है, वित्त मंत्री बना है और प्रधानमंत्री बनता है। और ये जब से रहा है उस कालखंड में, तो लिबरलाइजेशन की आवश्यकता भी इसी की सड़ी हुई नीतियों के कारण होती है कि ये इसने गड्ढा खोदा वहां कुदाल लेके प्रॉपरली, और उसके बाद बोला कि भाई गड्ढा खुद गया, अब क्या होगा, इसमें गाड़ी जो हमारी फंस गई है। तो बोला कि अब ऐसा करते हैं, एक ट्रैक्टर लो, उसमें मिट्टी लाते हैं कहीं से लोन पे। तो ये लोन लेता है आदमी, और वो मिट्टी पहले बेच दिया इसकी पार्टी ने, जो खोदा वो मिट्टी किसी को बेचा। लोन पे जो लिया उसमें इन्फ्लेटेड बिल बना करके लोन लिया ताकि फिर उसमें किकबैक्स भरा जा सके। उसके बाद भरता है, बोलता है देखो क्या मतलब मैंने सब पार किया, क्या सड़क मैंने लिबरलाइजेशन अब आ गया है, इस सड़क से होकर के माल आएगा, दुनिया के लिए हमने खोल दिया है। और उसके बाद हमारे गुणगान जो है गाँव किताबों में लिखा जाएगा, मनमोहन सिंह ने मतलब विश्व के कपाट खोल दिए। तो मैं पहले ये तो बताओ कि वो सिचुएशन कौन लेकर के आया था? वो कौन सी भाजपा थी? संघ वाले चला रहे थे क्या? तो इस आदमी को 1% भी सिंपैथी नहीं होनी चाहिए इस व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति को। जी जी। और इसके नाम पे बोल रहा है यूनिवर्सिटी खोलो। वो तो बढ़िया है कि मोदी जी जो है सावरकर कॉलेज खोल रहे हैं। मैं तो कल परसों से ही बोल रहा हूँ कि एक महाराज मनु विश्वविद्यालय भी खोला जाए, होना चाहिए। विश्वविद्यालय कम से कम खोला जाए और उसमें 60% आरक्षण हो। मनु विरोधियों के लिए 60% आरक्षण होना चाहिए। तो इससे पता चलेगा कि भाई मनुस्मृति जिन्होंने दी है, जी जी, और जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बात, जिसके ऊपर कई राष्ट्रों के संविधान जो है लूजली बेस्ड है, सही बात है। तो उनका सम्मान होना चाहिए। विश्वविद्यालय उनके ऊपर बनना लॉ चाहिए। यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए पूरी। लॉ का तो बनना ही चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट में है, बिल्कुल। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में है। और भाई हटवा के दिखा दो। भारतीय संस्कृति से जिसको भी थोड़ा सा भी जिसको ज्ञान होगा, वो महाराज मनु को या उनके दिए गए वचनों को आप डिटैच कर ही नहीं सकते हो। वो आधार बिंदु है हमारी संस्कृति का। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के दिए हुए वचनों पे कितने साम्राज्य चलते रहे हैं। बिल्कुल। चाणक्य भी आ जाते हैं, लेकिन फॉलो मनुस्मृति ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है कुछ अपना लेकर के नया ले, वो आप थोड़ा बहुत इनहैंस कर सकते हैं समय के साथ। और महाराज मनु ने स्वयं कहा है
कि इसमें समय समय पे संशोधन होते रहने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था हमारी मनमोहन राज ने पहले ही सबसे कर पहले दी दे दी, थी। बिल्कुल। सबसे पहले कर दी थी। खैर वापस मनमोहन सिंह पे आते हैं, तो मनमोहन सिंह जो है वो मुझे लगता है कि भुलाया नहीं जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति के फेलियर्स को पढ़ाया जाना चाहिए भारत में। हर बच्चा को जानना चाहिए कि ये जो ऑक्सफोर्ड के नाम पे कि नीली पगड़ी पहन के घूम रहे बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, इनकी भी डिग्री का एक पन्ना आया था। खाली नीला नीला अंडर वो किया हुआ है। साला बोले गजब, मतलब इतना डिग्री लेके मारा है भारत का। मतलब वही है, जितनी ज्यादा डिग्री आपके पास उतने आयाम हो जाते हैं। नहीं, बड़े ईमानदार थे, लेकिन 1,76,000 करोड़ का एक घोटाला, 1,86 का एक घोटाला चल रहा है। 10,000 20,000 करोड़ तो बोलता है ये तो चखना का एक वो पीनट भी नहीं है। चखना मतलब छोटा 10,000 करोड़, ये मत गिनो यार। ये तो यार हमारे कांग्रेस के मनमोहन सिंह के लेवल के घोटाले ये नहीं है, तो उसको काउंट नहीं किया ये ड्राइवर का जो कॉकटेल बनता है उसके हाँ लिए। उसमें उस टाइप का है कि बाहर में बैठा हो, उसको एक ग्लास पकड़ा दिया गया कि तू एंजॉय कर। ये तो छोटी सी बात है। 10 साल में 10 बड़े घोटाले। हाँ, ऐसे हमारे प्यारे मनमोहन सिंह जी थे। यार आप देखो ना, अटल जी के समय में जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो इंडिया 10वें या 11वें नंबर पे थी वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है। वहां से आप फ्रेजाइल 5 में चले गए। तो मतलब आप भाई इतने उसमें बड़े इकोनॉमिस्ट हो। तो यार ऑक्सफोर्ड का लगाएंगे उसमें, और हार्वर्ड के चिदम्बरम थे, तो दो यूनिवर्सिटी का उसमें दिमाग लगा। तो भाई फ्रेजाइल 5 सुनने में कितना अच्छा रहा, एफ और एफ से एक और शब्द आता है जो इंडिया के साथ हो कर गया, दिया इन लोगों ने कर दिया। बिल्कुल। तो वही है। हाँ इंडिया के साथ इन्होंने भारत के साथ एफ से रॉकिंग कर दिया। हाँ मैंने ट्रिपल एफ कर दिया। हाँ। अनुज भाई, जैसे कि अजीत भाई ने बताया, मनमोहन सिंह जी के एजुकेशन जी मत कहिए उनको। अच्छा हाँ ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन के विषय में इन्होंने बताया, प्रधानमंत्री तो था ना। सही खेल गए। बताइए। मनमोहन के कार्यकाल में जितने भी घोटाले हुए हैं, कहा जाता है कि उनको कुछ नहीं पता था। इस बात से आप कितना इत्तेफाक हाँ, तो मोदी जी ने कहा तो रेन कोट पहन के नहाते हैं। नहीं, मैं तो एग्री नहीं करता हूँ इस बात से। घोटालों पर आपका तो कुछ पता ही नहीं था। घोटालों पर आपका प्रश्न है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जी क्या है कि 2004 से 2007-8 तक जो मनमोहन सिंह है, उन्होंने इक्का दुक्का थोड़ा सा डिसीजन लेने की, जैसे एक न्यूक्लियर पॉलिसी आती है, उसमें बताया जाता है कि उन्होंने थोड़ा सा खिलाफ जाकर निर्णय ले लिया था। हाँ। लेकिन ये जो NAC चल रही थी ना, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, तो ये एक ऐसी पैरेलल संस्था थी जिसका आप मनमोहन सिंह के एक्चुअली क्या होता है ना कि पैरेलल और थोड़ी सी ऊंची। हाँ, थोड़ी सी ऊंची। कोई भी संस्था, कोई भी प्रधानमंत्री होता है, उसका डे टू डे रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई आज प्रधानमंत्री ने ये किया, आज प्रधानमंत्री ने ये किया, आज प्रधानमंत्री ने ये किया। तो मनमोहन सिंह जी के समय में आप जाइए तो वहां पर दिखता है आपको कि जिस दिन NAC बनी है उस दिन का रिकॉर्ड गायब है। सोचिए। तो NAC एक ऐसी संस्था बनाई गई थी जो ऊपर चल रही थी उनके, और भाई प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन से डिसीजन लेने हैं, एडवाइसिंग हमें करनी है, जो भी भेजना है। उसमें साला प्रशांत भूषण भी था NAC में, हर्ष मंदर था। देखिए तो भाई अब सोचिए कि क्या क्या जा रहा होगा। अब ये जो है ना, ये शुरुआत में उन्होंने कहा भी कि भाई ये क्या NAC थोड़ी डिसीजन लेगी, एक आध दो बार ये चीजें हुई, लेकिन ये अहमद पटेल था। उन्होंने कहा बेटा आपको पॉलिटिक्स जो है वो हम संभाल रहे हैं, आप गवर्नेंस संभालो। बिल्कुल। और गवर्नेंस भी हम जैसा आपको बोल रहे हैं वैसा साइन करते जाओ बस। एक दो बार बोला आदमी, भाई अब शक्ल से तो शरीफ ही दिखता था। तो एंड में क्या हुआ? एंड में यही हुआ कि जो पॉलिटिक्स चल रही थी नीचे से सोनिया गांधी के अंदर वो हावी हो गई और गेम ओवर हो गया। आपके सामने, आपकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ये बता रहे थे 20,000 के घोटाले, कुछ 20,000 करोड़ के घोटाले तो थे। इसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। रेलवे घोटाला था एक, उसमें क्या होता था, रेल जो थी आयरन ओर लेके जाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो डोमेस्टिकली भी ट्रांसफर होती थी, बाहर भी ट्रांसफर होती थी। उसमें साला ओवर इनवॉइसिंग वगैरह, अंडर इनवॉइसिंग वगैरह करते हुए उसमें 20,000 करोड़ रुपए खा गए। बताओ। एक हमारा था INS विक्रांत जैसा एक वो शिप होता है, उसमें कौन सा स्टील लगना है, वो साला स्टील जो है
उस स्टील की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हुए पैसे खा गए। इतना ये तो हमें पता ही नहीं है। जो आप वो 10 साल में 10 घोटाले कह रहे हो, वो तो हाइलाइटेड है, रेखांकित हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड और ये फला डिगड़ा, जीजा जी से लेके हेराल्ड वाला भी था, नेशनल हेराल्ड, कॉमनवेल्थ का हो गया। और ये इसके अलावा आपको पता है ये जो हरियाणा सरकार थी उस समय की, वो लगी हुई थी, मानेसर घोटाला, पता नहीं क्या, उनको भी गिन लो तो बस फिर तो मैं बता रहा हूँ इतना भ्रष्ट समय था वो देश के इतिहास का। वो जितना तो नेहरू का भी नहीं हुआ यार, हम टीनेज में तो फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गए थे। नेहरू के पास भ्रष्ट करने के लिए था क्या? अरे नहीं, जितना था उसमें से देखो ना, परसेंटेज उसने अपना वो जीप घोटाला उसने जितना स्कोप था किया तो बेचारा। हमारे तो बाल ही टीनेज में उड़ गए थे तो मैं ये जब कहना मनमोहन चाह की रहा हूँ, सरकार थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मनमोहन सिंह थे, ही वाज अ वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर, वेरी वीक लीडर। दिमाग से इंटेलेक्चुअल मैं मान सकता हूँ, ठीक है, पर नहीं, मैं उस पर डिसएग्री करता हूँ यार हमारे नहीं दिमाग से मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। इन्होंने जो पीएचडी थीसिस लिखी है ना, हमारे एक जानकार हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने मजे लेने के लिए सोचा कि इसने यहीं से किया है, तो गए उसके कॉलेज, वो थीसिस निकलवाई, बोली इतना सब स्टैंडर्ड थीसिस है उसका, और उसका ये था कि भाई राष्ट्रीय संसाधन जो है माइंस वाइंस को लेकर के कि इसको बेचो और ऐश करो, इस टाइप की उनकी मतलब ये थीसिस थी। और खाली वीक नहीं था वो आदमी राज्यसभा में जो आता है ना, वो भी इलीगली आता है। मुझे बताया है मिसेस साइकिया उनकी एक लैंडलेडी हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त तक रूल ये था कि राज्यसभा में आपको जाना है तो या तो उस राज्य के हुए 5 साल का मिनिमम डोमिसाइल चाहिए आपको। होना चाहिए। इनके पास नहीं था, ये आए हल्ला मचाया भाजपा वालों ने, तो वहां पे बोला गया कि नहीं ये इनका है, ये तो इधर से आए थे ना, आसाम से हाँ, पेमेंट रिसीट्स हैं, और मतलब रिसीट्स हैं इनके। तो बोले कि भाई दिखाइए जरा सा, तो इन्होंने दिखा दिया कि हम तो ये मतलब मिसेस साइकिया के यहाँ रह रहे थे 5 साल से। तो बोले तो ये तो भाई आप आज भी साइन करके बैकडेटेड दे दोगे, आपने आईटी रिटर्न्स में कहीं पे तो होगा पैसा आपने दिया होगा। भाई कोई पैसा नहीं दिया था। तब क्या ये लेके आया पता है, बोले कि नहीं ये चेक तो मिसेस साइकिया से कहवाया गया कि चेक तो ही यूज्ड टू सेंड, बट वो इतने अच्छे आदमी थे ना कि हमने कहा कि नहीं इतने अच्छे आदमी से पैसा क्या लेना, वो जो हमने कैश ही नहीं करवाया। तब एक दिन वो बोले हमसे कि ये कैसे आप कर रहे हैं, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है जी, अकाउंट से पैसे आप अकाउंट से पैसे ही नहीं जा रहे हैं जी, पैसे पैरों पे तो नहीं उगते ना। तो उसके बाद साइकिया जी ने उसको एक बार लंप सम अमाउंट जो है उनको जो है वो चेक दिया गया, और तब जा करके तो जिस आदमी की राजनीति में एंट्री इस तरह से हुई हो दूरता के साथ, वो आदमी मतलब क्या करेगा आगे जा करके, जिसकी आधारशिला में वो लगे हुए हैं, वो क्या बोलते हो दीमक। जी वो आदमी तो खुद दीमक बन के देश को खाया इस आदमी। मतलब कहने का मतलब ये है कि राजनीति में जो लोग सोचते हो ना, आपके पप्पू यादव टाइप लोग भले गाग लोग हैं भाई, आदमी शकल से भले ही आपको शरीफ लग रहा हो, अनुज भाई कह रहे शरीफ आदमी लग रहा है भाई, शकल से कुछ और है, पीछे कुछ और है। वो जोकर फिल्म देखी है आपने? यार देखो, जो अनपढ़ आदमी होता है ना, वो उसको वेज नहीं पता होते किस तरीके से कैसे खाना है। जो इंटेलेक्चुअल आदमी होता है, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो एवेन्यूज क्रिएट करता है भाई। केजरीवाल को देख, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी, उसको तंत्र पता बोला है। कुछ नहीं हो रहा है तो नया मंत्रालय एक बना दिया जाए, नया विभाग एक बना देते हैं, अब इससे होगा, इस टाइप का होना चाहिए। भाई साहब बिना साइन करे घर बनवा गया लड़का। हाँ आप एक जगह साइन नहीं केजरीवाल ने होंगे। बवाल कर दिया। हाँ। पर ये जो कैसा खाना खाता पता है आपको, जलन हो जाएगी आपको। नहीं, मैंने वो देखी है। यहाँ हमने उसको अंदर जलन होगी, आपको बाहर जलन होगी। मैं दिल्ली का वोटर हुई नहीं ना, मैं दिल्ली में रहता ही नहीं हूँ। वो 4 केले खाया करते थे दिन के, याद है? ये बैठे रहे, इनके बाल उड़ चुके देख लो, दिल्ली फ्रस्ट्रेशन है। आप तो मतलब आप भी हैंडसम बनने की तैयारी कर रहे हो। सिसोदिया भी बताया जा रहा है कि गड़बड़ हो रही है उसके साथ इस बार। अच्छा, इस बार क्या जंग पिछली बार नहीं, वही तो टारगेट ही है, वोटिंग के लिए कह रहा है, ये हारने के लिए। तो उसको तो हरवाया ही जाएगा। उसकी सीट जो है वो बदल गई है, बदल तो गई है, इधर वो आ गया तो भी शायद हार जाए। योगेंद्र यादव को मार के भगाया, मयंक गांधी को भगाया,
अन्ना जो है बाद में अपना सर पीट लिया कि भाई मैं किसके साथ हूँ। तो यार इस आदमी का इतिहास रहा है कि जो भी थोड़ा सा ऊपर गया है, सर उठाने की कोशिश करे उसके टांग जो है काट दो। हाँ वो खैतान सब निकल गए। हाँ शैतान सब गए। हाँ सुनने में भी नहीं आता। कालुतोष भी, सॉरी आशुतोष भी चला गया। आशुतोष वो भी तो क्या, ये अपनी भी कोशिश कर रहा है कि भाई चैनल से आ जाए किसी ये तरीके देख से। लेना सौरभ भारद्वाज ये भी चुनाव हारेगा। हाँ ठीक है। ये तो जीके का है ना, नहीं जीके की तो वो है आतिशी। आतिशी कालका जी की नहीं। अच्छा कालका जी, मुझे पर ये साउथ का है। जीके कैलाश कालका सब एक पर ही ऐसा लगता है। क्यों ऐसी भी बातें सुनने में आ रही हैं कि इसकी खुद की भी हालत खराब है थोड़ी। भाई साहब केजरीवाल की ना भाई फटी पड़ी है। केजरीवाल की अपनी अपनी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी, दिल्ली पे ही सवाल ले लेता है इससे बढ़िया। केजरीवाल में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की फटी पड़ी। हाँ हाँ उस पे ये तो टेंशन में है कि मान लो उधर संदीप दीक्षित लड़ गया उसी कॉन्स्टिट्यूंसी इधर प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा टाइप का लड़ गया, इनको या प्रवेश भाजपा वर्मा कोई और बड़ा चेहरा लेकर के आ जाए तो भाई इसका तो ट्रायंगुलर महिला चेहरा कोई आ जाए बस किसका वहाँ। लेकर के आया भाई साहब कांग्रेस का। इसने जो जाट पे टिप्पणी कर दी है ना, हाँ ये इसको भारी पड़ने वाली है। जाट पे क्या कर दिया? इसने परवेश वर्मा को आतंकवादी बोल दिया। अच्छा हाँ नहीं उसने उसे जाट से जोड़ दिया, जाटों को आतंकवादी। तो है ही, सही मोदी है। जी के पार्टी से है तो इतना तो इतना तो बनता कर है। सकते हैं। नीच तो मोदी जी को बोला गया था, मोदी जी ने बोला पूरे ओबीसी समाज को नीच कहा गया है। तो ये जो गेम है ना भाई, ये दिल्ली में जाटों की संख्या है ज्यादा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जाट नहीं है। आप देख लो यार, एक्सटीरियर में तो हैं। वो तो हम तो पढ़ते थे, हमें तो पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नहीं इंटीरियर में भी हैं, जो इधर गांव आप है सारे, महिपालपुर तिराड़ी देख लो। वगैरह। नहीं भाई कहीं अगर भी अगर अगर साउथ की बात छात्र करो, संघ का नेता बनता है ना, जाट बनता है। जाट और गुर्जर में से ही बनता है। जाट या गुज्जर। आप इधर देख लो मुनीर का, जेएनयू के बगल में है। जेएनयू के जो ये ज्यादा एक्स्ट्रा वोक लड़के होते हैं ना, वो वही उसी मुनीर का में कुट रहे होते हैं। और एक बार तो कन्हैया कुमार भी कुटा वहां पे। ठीक है, फिर महिपालपुर जाटों का, मुनीर का जाटों का, फिर इधर से पूरा बवाना साइड पूरा आई थिंक गांव ज्यादातर जाटों के ही हैं उधर। हाँ गांव जितने भी हैं भाई। आपका जो द्वारका से लगता हुआ जो भी गांव है, भाई द्वारका जनकपुरी के और 360 गांव जो है ना उस वो एरिया सारे जाटों के। वो टोटल जाटों के। परली तरफ आपका सोनीपत से टच है दिल्ली, सारा जाटों का। रोहिणी के वहां जितने भी रिठाला विठाला जितने सारे जाटों के। तो जाट बहुत है यहाँ पे। इसने ततैया के बिरड में उसमें हाथ दे दिया है। और अब इसके गाना पड़ जाएगा, बिरड लड़गी रे बिरड लड़गी हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, जाटों का ये बुरा हाल कर देंगे इसका। हाँ अब की बार होगा। पहले इसके बकायमा आए लेकिन जाट वोट हरियाणा का नहीं दे कोई रहे इसे। जाट वोट नहीं दिल्ली में देने तो कतई नहीं दे रहा भाई। जो पहले दे रहा था वो कतई नहीं दे जाटों ने हरियाणा में नहीं दिया, जहाँ बोला मैं जी हरियाणा का बेटा हूँ। रहा। पर भाई जाट वहां पे जाटों ने बोला तू पहले बाप कौन है असली में तेरा वो बता, दिल्ली है कि हरियाणा है कि पंजाब है या यूपी है। हाँ या यूपी है। कौशाम्बी से गया था। है तो हिसार का ही भाई, है तो हिसार का ही। अरे गोवा का ही बन जा कभी कभी। गोवा को बनता, सही बात है। ऊपर से क्या है ना, ये जो जाट कम्युनिटी है ये बहुत इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, नहीं वो तो है ना। तो वो 36 बिरादरी ने मतलब मना कर दिया लगभग। नहीं नहीं मतलब ये जाटों में तो दिक्कत आएगी भाई। ये तो मैंने झुग्गी बस्ती में मिलेगा जिस दिन मैंने ये सुना, उस दिन मैंने कहा भाई इसने तो ततैया के झुंड में हाथ दे दिया। अब ये आपने बढ़िया बताया, मैं इसे जो है इस बात को लेकर के वीडियो बनाऊंगा। जाटों को आतंकवादी कैसे कह दिया भाई? सही बात तो जाट तो हमारे भूमियारों को पैरेलल होता यार है आप हरियाणा देखो में। ना, आप देखो इंडियन आर्मी हमारे में, जात भाई हैं। इंडियन भाई जाट रेजिमेंट ही है वहाँ। इंडियन आर्मी में दुनिया भर का जाट है। आप बाकी और रेजिमेंट में भी देख लो, जाट रेजिमेंट ऐसा थोड़ी है कि हर एक जाट को जाट रेजिमेंट ही मिल रही है। नहीं इधर उधर की कुमाऊं रेजिमेंट बिहारी भी जाते हैं जाट रेजिमेंट में, जाट बिहार रेजिमेंट में भी आते हैं। तो वो अब तो क्या था ना, सिस्टम ये है जो उस टाइप से। एक फिल्म आई है अभी आमरन, अरे और कितनी सुंदर अमरन, राजपूत रेजिमेंट की। अमरन बहुत बढ़िया बना है। बहुत बढ़िया फिल्म है। तो उसमें जो क्या नाम है, उन्नी कृष्णन नाम था, किस पे बनाई है? नहीं उन्नी कृष्णन पे दूसरा था। वो पहले बन चुकी है। उन्नी कृष्णन पहले वो तो मेजर बना है, मेजर फिल्म मेजर थी वो। बनी तो इसमें जिस पर प्यारी फिल्म बनी है हाँ हाँ वो राजपूत रेजिमेंट में हाँ जी हाँ हाँ राजपूताना राइफल्स। राजपूत। बोल बजरंग बली की जय। यार वो लड़के ना, मतलब वो जो कॉमेडी करता था, क्या अच्छी वो करी है उसने, है ना। कसाना बना हुआ है जो लड़का। मनमोहन सिंह जी पे वापस आ जाओ, जिनके कार्यकाल में हमने हर एक युद्ध हारे हैं, जिसके कार्यकाल में हमने कभी आर्मी को उस तरीके से देखा नहीं जिस तरीके से आज देख रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पे आपसे बात करूंगा। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ, हमारे सैनिकों के ऊपर हमले, खास तौर पर जो हमने कश्मीर के अंदर देखा, आतंकवादियों से हाथ मिलाना आदि, ये सब चीज़ें तो बहुत बड़े लेवल पर हुई हैं। आज की तारीख में कर देंगे तो काया पलट हो चुका आज की तारीख में। फिर भी
पहले तो मैं यही आप मुझे बताना कि कौन कौन सी ऐसी चीजें घटित हुई हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगी है उनके कार्यकाल तो में। देखो राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर हम बात करें ना भाई साहब, आपने वैसे क्रम तोड़ दिया, भाई के ऊपर मेरा जाना था। बहुत मन कर रहा है इस पे बोलने का। तू बोल दे। हाँ हाँ तू ही बोल, तू बोल, आज तू बोल। राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि ये विषय ऐसा है, इस सरकार ने जो यूपीए की सरकार थी उस समय पूरा कालखंड है था। हम तो शर्माया मत करो, आप बोल दिया करो ना भाई, मैं बोल दूंगा। स्कूल- ये भाई नहीं शर्माता, उसको 2 घंटा आप मारा करो अगर वो बोला करो। ये भाई नहीं शर्माता। मैं से इससे क्वेश्चन करूंगा ना भाई से, क्या इसका जवाब नहीं दूंगा, जो मेरे मन में आ रहा है मैं उसका दूंगा। नहीं वो एक्चुअली ज्यादा रेलेवेंट होता है ना हाँ, क्वेश्चन, वो उसका भी आ जाता है। हाँ, पर नहीं आता पहले सुबह उठा के आया मैं, अरे जाना नहीं है। तो क्या है कि जो ये विषय है, ये इतना खराब समय था भारत के लिए। आप लगा के चलिए कि हम तो स्कूल कॉलेजों में थे उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये लगा लो कि हमारी माए बोलती थी कि भैया बाहर मत जाओ, मार्केट मत जाओ, बम फटते हैं दिल्ली में। अरे बस ये चेक करना होता था यार, ट्रेन की सीट चेक करनी होती थी। ये बिल्कुल सामने सीट पे लिखा होता था लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, और ये बम हो सकता है। और एक्चुअल में सीट के नीचे देखते थे। बिल्कुल यार चेक करते थे, क्योंकि घटनाएं छोटे इतनी हो रही छोटे थे, थी। मामा के जाते थे, बस के नीचे पहले चेक करते थे। आप ये लगा लीजिए, न्यायपालिका से लेकर बाजारों से लेकर ये गफ्फार मार्केट में एक बार क्या हुआ था कि मैं वहां पे जॉब करने लगा था कुछ समय, तो मेरे को भेजा कि आज ना तेरे को गफ्फार मार्केट जाना है। और वहाँ 2-4 दिन पहले ही कांड हुआ था। मैंने कहा जी वहाँ तो ऐसे ऐसे होता है। कहता क्या रोज थोड़ी होगा। मैं अब ऊपर से क्या था कि घर वालों ने ऐसा डर बिठा रखा था, तो वो जरूरी भी था और भाई। उसका रीजन था कि भाई रोज बम ब्लास्ट हो रहे हैं आपके देश सरोजनी में। में यार उस टाइम मतलब दिवाली के दिन 5-7 टाइम बम लगातार फटे थे। क्या अचानक से ही। तो ये वो कालखंड था जब इस्लामिक टेररिज्म जो था इस देश में चरम, जिसे कहते हैं ना, चरम पर था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको आपने मेलो डाउन, उस पर एक्शन लेने के स्थान पर आपने हिंदू टेररिज्म प्लांट कर दिया। एक दिन के लिए आपने बता दिए इस्लामिक टेररिज्म शब्द एक बार बोला हो, लेकिन भारत सरकार का गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, उसने उस समय बोला कि हिंदू टेररिज्म जो है वो आरएसएस, बीजेपी, इनकी शाखाओं में चल रहे हैं। सैफरन टेरर, हिंदू टेरर, ऐसे शब्द कम से कम 15 डिबेट पार्लियामेंट की प्राचीरों से, मतलब अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर से। और ये बात और है कि कृपा शंकर जी जौनपुर से जो है सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, जो उसी स्टेज पे थे जो ये बताया जा रहा था, सैफरन टेरर आ गया है। कम से कम 15 डिबेट्स में आपको दिखा देता हूं न्यूज चैनल्स पर, जिसमें हिंदू टेरर पर डिबेट हो रही है। और जैसे ही इस्लामिक टेररिज्म वाली चीजें आती थी, क्या टेरर का कोई रिलीजन था, ये उस समय का पूरा नैरेटिव चलता था मीडिया में। और सरकार में क्या चल रहा था? सरकार में चल रहा था फर्जी केसेस, मालेगांव ब्लास्ट, ये कर्नल पुरोहित, समझौता एक्सप्रेस, ये प्लांट करने की कोशिश की जा रही थी। उनके रिजल्ट आज देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए उनके। तो पॉइंट ये है कि जब इस्लामिक टेररिज्म अपने पीक पे था, जस्ट फॉर द वोट बैंक, आपने हिंदू टेररिज्म का वो राग आलापना शुरू कर दिया। देश की सिक्योरिटी जाए भाड़ में। और आप बोल सकते हैं कि मेरी थोड़ी चलती थी जी, नहीं भैया, आप लीडर थे, बिल्कुल, आप त्यागपत्र दे देते। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं दिया भाई आपने? आपकी स्पाइन नहीं थी क्या? देश इतना मतलब भाई इतना बुरा समय देश ने कभी नहीं देखा, जो नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। इवन जो ये 2008 का समय था, 2008 में जो ये ताज हमला हुआ है, उसके बाद जो देवबंद वालों ने एक फतवा जारी किया था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और इस टाइप से एक फतवा जारी किया था। उसके बाद ये हिंदू टेरर वाला जो एजेंडा है वो और प्रबल रूप से इन्होंने करना शुरू कर दिया था सरकार ने। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि नेशनल सिक्योरिटी तो भैया बिल्कुल धत्ता बताया हुआ था इन्होंने। भाई साहब आप मेरे को ना एक बात बता दो, नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप मेरे को केवल एक बात बताओ कि 1947 से लेके 2014 तक मात्र 1 या 2 इलेक्शन ऐसे हुए हैं जिनमें जो ऑपोजिशन है उसने ये मुद्दा बनाया है कि हमारे जवानों के सर काट के अगर कोई लेके जा रहा है तो भाई तुम 10 सर काटो, तुम कबूतर क्यों उड़ा रहे हो। केवल 2 इलेक्शन ऐसे हुए हैं आज तक के इतिहास में, 2009 और 2014। बिल्कुल बिल्कुल। किसके कार्यकाल में था ये बता? मनमोहन के कार्यकाल में। तो अगर ये इतना बड़ा मुद्दा हो जाए कि नेशनल चुनाव है, आम चुनाव है, उसमें ऑपोजिशन इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है, तो
आपने जो फौज का कर दिया, फौज आज निकल के आती है, एयरफोर्स आज निकल के आती है, वो कहती है कि भाई 2008 का बदला हम लेने वाले थे 26/11 का, और कहते हैं कि इन्होंने हमारे हाथ काट दिए। हाथ काट दिया। बोला कि आवर प्लेन्स वर रेडी टू अटैक कराची। हाँ। तो आर्मी 2014 के बाद से अचानक से ये कैसे कहने लगी कि अब हमें दिल्ली में नहीं पूछना पड़ता है। किससे पूछते थे भाई साहब दिल्ली में? कौन था वो जो दिल्ली में आपको आदेश देता था नहीं नहीं आपके अगर 2 सर काटे जा रहे हैं तो आप 2 और कटवा लो, कोई बात नहीं, हम तो कबूतर उड़ाएंगे। मैं हूं ना बनी थी मनमोहन के कार्यकाल में। साला हिंदू तो आतंकवादी दिखाया था उसमें। नहीं वो ठीक है, वो राघवन, वो मेरा- राघव या राघव क्या हाँ, नाम? वो सुनील शेट्टी वाला कैरेक्टर। अब मेरा जो इसमें पॉइंट था ना, वो किसके ऊपर बनी थी? मैं हूं ना जो बनी थी वो किसके ऊपर बनी थी? हमने पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे वो छोड़े थे यहां से, जेल से समझौता किया था हमने कि आप इतने टेररिस्ट ले लो जी अपने, कोई बात नहीं, ठीक है। ये उस कार्यकाल में हुआ है। आप बता दो इसके पहले और इसके बाद में कब ऐसा हुआ है? ये नेशनल सिक्योरिटी से थ्रेट है कि मतलब आपका कांधार जो हाईजैक किया था, उस जो प्लेन IC-814 हाईजैक हुआ था, उसके बाद आपको 5 टेररिस्ट छोड़ने पड़े थे। वो मजबूरी थी आपकी, और उसके लिए भी आज तक हम गरियाते हैं, ठीक सही है। बात है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। ऑल पार्टी मीटिंग हुई में थी, डिसाइड हुआ था ये। पर फिर भी सत्ता में तो आप थे ना, हम गरियाएंगे, आप ही को गरियाएंगे, ठीक है। मुद्दा ये है कि आपने केवल कबूतर उड़ाने के लिए उनके टेररिस्ट छोड़ दिए, उनके जवान। क्यों? आपका प्लेन हाईजैक हुआ था? नहीं, तो भाई ये जो चीजें हैं ना, ये अभूतपूर्व वोट बैंक हैं। बन रहा था। ये अभूतपूर्व वो सारा है। गेम वोट बैंक का ही था। वोट बैंक बन रहा था। ये मात्र ये अभूतपूर्व वो चीजें बाटला हैं, हाउस ना भूत में- ना भविष्यति चीजें नहीं है, ना भविष्य में हो सकता है ऐसा, ना पहले हुआ था कभी। ये नेहरू तक ने नहीं किया जो नहीं आपने कर दिया। किया, इंदिरा ने नहीं किया, राजीव ने नहीं किया। भाई बाटला हाउस में अपने आप आंसू नहीं निकल रहे। बाटला हाउस में यूं ही आंसू नहीं निकलते हैं वही, भाई साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप बात करो इसकी के ब्लास्ट होते थे, एक ब्लास्ट नहीं, मतलब आप सीरीज होता। सीरीज होती सीरीज है। होती एक कोई वर्ष नहीं गया ऐसा। अरे वर्ष नहीं भाई, नेट- एक दिन में एक सिटी को टारगेट किया। 5 ब्लास्ट जयपुर में हुए, जयपुर में 5 हुए। ब्लास्ट यहाँ पे हुए, 7 ब्लास्ट अहमदाबाद में हुए, एक ही दिन में, एक अलग अलग जगहों पे। तो ये OTT वाले जो ये लिमिटेड सीरीज लाते हैं ना, तो वो मनमोहन सिंह के टाइम में पहले आ गया था लिमिटेड सीरीज। तो 6 बम यहाँ मार दो, श्रृंखलाबद्ध। श्रृंखलाबद्ध वही होता है कि श्रृंखलाबद्ध धमाके हुए तो थोड़ा सा अच्छा लगता अच्छा है, भी खाली लगता है। धमाके में अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। आज मुंबई की लोकल में, आज मुंबई के 7 लोकल्स में ट्रेन ब्लास्ट हुआ। ये क्या अब वो बात है? होने के बाद मीडिया में कैसा मैनेज होता, अगले दिन मुंबई फिर से चल रही है। फिर से चल रही है। वाराणसी में 5 जगह एक संकट एक दिन मोचन चुनाव, संकट मोचन मंदिर, हनुमान हनुमान मंदिर मंदिर में। पे। भाई तुम जो ये अगर आप देखोगे ना, एक ब्लास्ट एक सिटी में हो गया, चलो मैं मान सकता हूं कि चल ठीक है यार, 5-5, 7-7 जगहों पे एक छोटी छोटी सी सिटी में ब्लास्ट हो रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हमें तो इनके टेररिस्ट छोड़ने पड़ेंगे, कबूतर उड़ाने हैं, हमें अमन की आशा करें। कौन सी अमन की आशा? टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो चलाई वो अमन की आशा, उसमें क्या कर लिया आपने बे? क्या करे उसमें बताओ। बस और उनके वो अमन गंदे की कॉमेडियंस आशा बुलाए शब्द इन्होंने। जो है, अमन की आशा शब्द जो मुझे लगता है जिहादी शब्द है। हाँ, अमन भी उनका, आशा भी उनकी, हमारा क्या है बे? आशा ले लिया ना, आशा। आशा तो हिंदी अच्छा। है, वैसे आ रहे ले हैं। ली। हाँ। और क्या करा इन्होंने? लव जिहाद चल रहा है भाई। उनके गंदे कॉमेडियंस बुलाए जाते थे। अरे भाई साहब हम उनको सुन नहीं पाते थे, बचपन की बात है ये। हाँ, वो कॉमेडी सर्कस में ये शकील वकील आते थे। कितने गंदे गंदे वो मारते राउफ थे, लाला। डबल मीनिंग भी इतना हार्श राउफ के हम लाला। समझ जाते थे बच्चे भी। हाँ, आप मेरे को ये बता दो भाई, उनके सिंगर बुलाए, वो घुसपैठ करते रहे। 2004 से 2016 तक, लगातार 2004 से 2016 तक आपने ये पूरा इरादा कर लिया था कि शाहरुख खान से बड़ा फवाद खान बनेगा। हाँ। आपने ये पूरा इरादा कर लिया था कि सोनू निगम से बड़ा आतिफ बनेगा। आतिफ, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। बता दो आतिफ का क्या क्या वो बना दिया था। और भाई साहब, आतिफ का गाना है वो साला 3rd क्लास सिंगर, 2 कौड़ी का सिंगर, वो उसको लाइव में लग गवा रहा है के वो दिखा लग- दो। हाँ, हाँ, लाइव में वो तो गाता है, उसको लगता है मुंह में बालू डाल दिया किसी ने उस टाइप से। फिर उसको और एक वो था ना, उठाया। वो कौन है वो, रहमत अली खान, वो हर एक राहत फिल्म में फतेह आता अली था। खान। राहत फले थे। वो हर एक में उसके सॉन्ग्स होने लग गए थे। यार देखो, अब इनको तो ना मैं वैसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, मतलब ये भाई क्रिटिसाइज की बात राहत तो बढ़िया भी है नहीं, सिंगर। ठीक है, राहत भी मैं अच्छा कह रहा है, हूं शफाकत भी कि अच्छा है। आप बिजनेस देने की बात कर रहे हो। हाँ। उन लोगों को बिजनेस देने की बात कर रहे हो जिनकी आइडियोलॉजी ना तो हमसे मैच करती और ना वो हमारे देश के प्रति कभी सही बोले। यहां से जब बैन भी किया गया ना, जब बैन भी नहीं हुए थे, तब भी वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे। जिन और हराम हम फिर भी उनको यार बुलवाते मेरे थे। को बताओ, जिन हराम के पिल्लों ने उरी के बाद टेररिस्टों को ये नहीं कहा कि भाई ये गलत कर रहे हैं,
उनका एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। एक स्टेटमेंट तक नहीं था आप महेश भट्ट उनकी चाट रहा है, मतलब महेश भट्ट का मेरे को याद है कि ये ना बॉर्डर के टाइम पे इस तरह की बॉर्डर जैसी फिल्में बन गई थी, उस टाइम पे ना गवर्नमेंट खराब थी। अभी गवर्नमेंट सही है, आप आइए, हम खुले बाहों से आपका स्वागत करते हैं। महेश भट्ट बेसिकली एक बटे हुए टूटे हुए परिवार में पला बढ़ा है, माँ के साथ रहा है, और उसकी माँ जो थी वो शिया मुस्लिम थी। एक बार को तो ये लगने लगा था हमारा क्रिकेट, हमारा जो बॉलीवुड है या सिंह जो गाने वाने बनते हैं पूरी तरीके से अपाइज हैं, इनको बैसाखी चाहिए हमेशा पाकिस्तान की, वैसा कार्यकाल आ गया था। मतलब कुल मिलाकर जब जो सबसे हमने मतलब सुना है ये है कि मनमोहन सिंह जी के जो 10 साल थे, खास तौर पे ये जो वो वित्त मंत्री थे या गवर्नर थे, उसको भी हम त्याग दें तो नहीं, वो ये अजीत भाई ने बात करी है उसके बताई बारे है, में। लेकिन ये 10 साल तो इतने टेरिबल थे कि जिसको हमने खुद से देखा है, अपनी आंखों बस से वो देखा सीट है। पे बैठने जाते थे जी, बिल्कुल। ये है सच्चाई। और ये इसके पीछे का कारण भी, आप अगर नरसिम्हा राव से लेके आप वो हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द सुपर प्राइम मिनिस्टर, वो देखोगे तो भाई उसमें आपको पता चलेगा साला क्या क्या सोनिया गांधी के किस तरीके से मैनेज कर रही थी। इसका नरसिम्हा राव ने थोड़ी सी बगावत करने की क्या कोशिश करी, मतलब जो सोनिया गांधी चाहती थी वो नहीं किया, या फिर वो उतनी तेजी से नहीं किया। वो बेसिकली चाहते थे कि राजीव गांधी के उसकी जांच हो कि वो कैसे उनकी हत्या हुई है, उसकी जांच हो, क्या एंगल है, कोई दूसरा एंगल भी है क्या इसमें, ये और वो, तो उसकी जांच हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए कमेटी बना दी थी। अब कमेटी ने उस पेस पे काम नहीं किया जिस पेस पे सोनिया गांधी कह रही हैं, तो इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। मतलब आप एक सांसद तक नहीं हो, एक विधायक तक नहीं हो, और एक प्राइम मिनिस्टर को रोज आपके घर में 10 जनपद में हफ्ते में हाजिरी लगाने आता है, बताइए मैडम क्या करना पड़ता है। पीवी नरसिम्हा राव खुद कह रहे हैं कि मेरे को ना सोनिया गांधी के दस्तक लगाने जाना है, मेरे ऊपर स्पाई बैठा दी, सोनिया गांधी मेरे ऊपर स्पाई करा रही है, ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है भाई देश का, ठीक है। और उस टाइम पे तो आप कुछ थे ही नहीं। बिल्कुल। और इधर से फिर जब एक नटवर सिंह के पास जाते हैं रात के 9 बजे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, अब मैं झेल नहीं पा रहा हूं, मेरा इतना ह्यूमिलिएशन करा जा चुका है कि मैं मेंटल लेवल पे अब वो हो गया हूं, बीमार हो चुका हूं। ये नटवर सिंह की डायरी में लिखा हुआ है कि नरसिम्हा राव ने नटवर सिंह को बोला। आज ये कौन कर रही है, वो विधायक तक नहीं है, वो उसके पास इतनी आज पावर कैसे आ मतलब गई? वो लोग मनमोहन सिंह के सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं जो उनके कभी ऑर्डिनेंस फाड़ा करते थे। यार तो आपने नरसिम्हा राव की मृत्यु पे, मतलब नरसिम्हा राव की, ये तो इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं हो सकती। आप गए, नरसिम्हा राव आए मृत्यु होने के बाद अपने घर पे, जो उनका पार्थिव शरीर आया था, अपने घर पे उनका पार्थिव शरीर आया 2:30 बजे के करीब। कांग्रेस के सारे लीडर आ गए और आते के साथ ही उनके परिवार वालों से सांत्वना नहीं दी, ये बोला कि आगे का क्या प्लान है, क्रिमेट तो आप हैदराबाद में ही कराओगे ना। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम इन्होंने तो इनका पूरा जीवन दिल्ली में निकला है, दिल्ली में ही होनी चाहिए, और हर एक प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में ही हुआ है उनका क्रियाक्रम, तो दिल्ली में ही होना चाहिए। कहते नहीं, अगर दिल्ली में करोगे तो कोई नहीं आएगा, ये वर्ड्स हैं इनके, कोई नहीं आएगा दिल्ली में, हुआ तो हैदराबाद में हम मेमोरियल बना देंगे, हैदराबाद में करा लो। गुलाम नबी आजाद हाँ, फिर आप अगले दिन हैदराबाद जाते और मनमोहन सिंह से मिल के आते हो कि जब 2004 में इनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर में, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनसे बोल के आते हो कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, सोनिया गांधी चाहती नहीं है कि पिताजी को सम्मान मिले। तो मनमोहन सिंह इतने वीकनेस दिखा रहा हूं मैं कि वो कह रहे हैं कि अब मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, मैडम बताएंगे जो बताएंगे, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, ये वीकनेस है ना भाई। फिर अगले दिन उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो कांग्रेस के मुख्यालय पे लेके जाया जाता है। आधे घंटे बाहर फुटपाथ पे पड़ा है, वहीं कुत्ते घूम रहे हैं, ठीक है। कोई मृत्यु होती है किसी की तो उसको भाई वहां पे दरिया वरिया होती हैं, फूल वूल होते हैं, ऐसा किया जाता है। और CWC का वो बनता है, शोक प्रस्ताव पारित होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। ये प्रणब मुखर्जी के लिए नहीं किया वही तो। हाँ, नहीं वो तो लास्ट में वो एक परिवार के लिए, वो सही कहते हैं, परिवार की ही पार्टी है वो। अजीत भाई, अब एक नया क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो मोदी जी की जो स्ट्रैटेजी चल रही है आजकल, मतलब बाकी ठीक है, ऑर्डिनेंस पास कर दिया, उस पर काम हो या ना हो, लेकिन जो सोशल मीडिया पर अलग वॉर जो चलती है, पिछले दिनों हमने देखा था कंगना रनावत की
और दिलजीत दोसांझ की वॉर चली थी, लंबे टाइम तक चली थी। कंगना को टिकट मिल गया, दिलजीत को बेचारे को कुछ नहीं मिला। दिलजीत को दर्शन मिल गया। तो और इधर देखा जाए तो अभी थोड़े दिन पहले ही इंदौर के अंदर जो उनका कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद में तो बहुत सारे मतलब पूरे एक समुदाय ने उनको अपना पाव पाव बना लिया था। उसके साथ ही साथ जो तैमूर के अब्बा जान हैं, उनको भी पाव पाव बना लिया जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक विजनरी वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, लीडर है नहीं वो, इसलिए ध्यान नहीं रहा क्या है। उसके साथ ही साथ एक साक्षी जोशी भी है, उनकी माताजी का भी देहांत हुआ है। और साक्षी जोशी और उनके पूरे परिवार को लोग जानते हैं कितना एंटी मोदी वो ट्वीट और ये सब चीज़, मतलब वो सोते जागते खाते पीते पार्किंग में आते जाते भी सब जगह वो मोदी का ही विरोध करते रहते हैं। फिर भी उनकी माताजी के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा उनकी मृत्यु के बाद में। तैमूर के अब्बा को बुलाया तो वो खुद कह रहा है यार मतलब मैं अपने आप में इतना ओवरवेल्म्ड हूँ। देखा जाए तो दिलजीत दोसांझ को आपने देखा कैसे मिल रहे हैं ऐसे तो कभी, और कंगना कह रही है कि मेरे को टाइम नहीं दिया कभी तक इन्होंने, और दिलजीत को दे दिया। पूरे के पूरे मतलब पाव पाव समाज का तो एक तरीके से मेल्टडाउन ही है। नरेंद्र मोदी जी किस स्ट्रैटेजी पे खेल रहे हैं? आप कह रहे थे कि भाई चादर चढ़ा रहे हैं, आप चाणक्य नीति को नहीं समझ पा रहे या नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं समझ पा रहे? मुझे लगता है कि मोदी जी का नाम होना चाहिए दिलजीत। अच्छा। दिलों को जीत रहे हैं मोदी जी। हाँ। चाहे साक्षी जोशी हो, विनोद कापड़ी, आप देखिए कि आपसे क्यों मिलेंगे या कंगना से क्यों मिलेंगे जी, ठीक है, या किसी भी अपने समर्थक से क्यों मिलेंगे। समर्थक तो उन्हें टीवी पे देख लेते हैं, बाकी जगह वो तो एक्सेस है, वो रोज देखते हैं उन्हें। जो नहीं देखते हैं, जो घृणा करते हैं उनसे, गांधी जी ने भी यही कहा था, मोहम्मद साहब ने भी यही कहा था कि जो तुमसे जितना दूर जा रहा है ना उसके लिए कुछ प्रयास करो। तो मोदी जी का वही है कि भाई दिल को जीत लेना है जी। और बहुत दिनों से विदेश यात्रा नहीं की, वो ढोलक डमडम नहीं बजाया तो बोले कि यार तबला बजाने का मन करा, उंगली वो ऐसे वैसे चल रहा था उनका, तो तुरंत जो है अपना दिलजीत को बोले बेटा एक गाना गा दे सी। सी लगा दो, सी लगा हुआ है पंजाबी, पंजाबी होगी, पंजाबी हो गई सी, तो सह लगा दो हरियाणवी तो गान सुनाना ऐसे करके उन्होंने बोला। ये क्या सुनाना? जो अरे मेरा ऐसी, मेरी पंजाबी ऐसी है समझे, सब चंगा सी, सब चंगा सी। अच्छा चलो, तो वहाँ पे उन्होंने जो है बोला कि बग्गे बग्गे बिलियां दा की करेंगी, समझे, तो इस तरह कुछ गाना जो है सुना दो। तो वो आया पूरा, उसने बढ़िया, तो मोदी जी के उंगली ऐसे ऐसे चल रही थी, IT सेल वालों ने टेबल लगा दिया नीचे में, और बढ़िया तबला का धुन भी आ रहा था। तो एक तो हो गया कि उनको बहुत दिन से बजाने की इच्छा थी, तो बोले कि हाँ, और थोड़ा सा ये भी था कि तो उन्होंने बजा दिया, तो ढोलक बजाते रहे, ढोलक बजा दिया। हाँ। और वो किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो मोदी जी ने कहा आ दिखाता हूँ किसके बाप का इसके बाप का हिंदुस्तान तो है। आ तेरे स्टेज शो में दर्शक नहीं आ रहे हैं, तो तू आम आदमी पार्टी के पास चला जाता, तो वो जा नहीं पाया बेचारा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दलजीत को सबसे पहले कौन बुलाएगा मिलने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 पे राहुल गांधी और केजरीवाल चल रहे थे। और बहुत आपवादिक ये था कि कुछ लोगों ने लिखा था कि मोदी सबसे पहले बुलाएंगे। उनमें बोलने वाले में आप भी होंगे। नहीं ये पुलकित थे कुछ, हाँ, ये भी क्रांतिकारी लड़का है। हाँ, तो इनका था कि भाई मोदी जी सबसे पहले बुलाएंगे और तुम जैसे लोग देखते रह जाओगे, तो वो हो गया। बाकी ये है पॉलिटिकली यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, ये सब एक तरह से आप जो है ना ऐसे लोगों को डिमोरलाइज करते हैं ऐसा काम करके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से मिलना तो सब चाहता है। सैफ अली खान को चुनाव नहीं लड़ना है, जी। उसकी एक ऑडियंस है, वो अपना जो है वो राहुल गांधी की बड़ाई कर दे, ये सब अलग है। फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुलाया, ये कहने का या अपने ड्राइंग रूम में वो फोटो लगाने का जो आनंद होता है ना, उस चक्कर में बेचारे जो ये सब जाते हैं, उसके बाद इनकी आगे की जो विषाक्तता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वो डाइल्यूट होती है, विषमन करने का हाँ, तरीका तो है। वो एक है कि भाई इसको अब ये कापड़ी और साक्षी जो है, ये उसका टोन आप देखेगा कि थोड़ा तो बदल जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं बदलेगा मुझे ऐसा, जैसे पर वो उनकी तो रोटी रोटी की चीज भी तो होती है। हाँ वो भी है। फिर नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी दिए थे, तो कितनों का टोन बदल गया हो तो हम सब ने देख ही ले। यूथ कितने जोड़ करके 2400 सीटें आ गई, तो वो भी अब 2400। हाँ, डिलिमिटेशन पहले ही हो चुका है। आप कहाँ पे हो? 3000 हो चुकी हैं पहले। 2076 में जो डिलिमिटेशन होगा ना, जब 7000 सीटें हो जाएंगी। अच्छा 7000, उस हिसाब से मैं बोला 7000 5000 हो जाएगा, फिर भी 2400 में मेजोरिटी नहीं आ नहीं 3000 में 2400 आएंगे।
हाँ 3,000 में 2400 आ गए। 3,000 जब हो जाएगा तो आप तो फ्यूचर वक्ता तो हैं। वही। हाँ तो मोदी जी सारा 1,000 साल का प्लान है ना उनका। उसी में चादर, कंबल, तकिया, तकिया, हाँ तो सब जो फुलवारी सेट चल रही है पूरा। हाँ कुदाल फावड़ा तो योगी जी संभल में चल रहा है। वो योगी जी बुलवाते जी। नहीं तो हथौड़ा हंसिया भी कर देंगे। अनुज भाई, हाँ जी, आपको क्या लगता है, मतलब चादर जो भिजवाई है, मैं अजीत भाई से नहीं पूछा क्योंकि बहुत विषाक्त हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि चाणक्य नीति आपके पास सबसे ज्यादा मेरे यहाँ जार भरा हुआ है, नहीं विषाक्त हो जाएगा पता है। पूछ लेता हूँ, चलो आप ही बताओ। ना ना मैं नहीं पूछूंगा बोलूंगा, मैं। नहीं अनुज भाई बोले। अनुज भाई, अब तो बताऊंगा भी तो भी विषाक्ति करूंगा। आप अनुज भाई बताएंगे सबसे पहली चादर किसने भेजी थी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल 1876 में। उस चादर पे हातिम ताई बैठ के उड़ा था। वो अलादीन था। तब से चादर वो अलादीन था। अलादीन अलादीन अलग था, हातिम ताई का भी पास चादर में भी उड़ा है वो था। भी? हाँ अच्छा, हातिम ताई उड़ा है। वो हाँ, जितेंद्र उड़ाना सफेद अरे हाँ, कपड़े पहन के। मैंने देखी नहीं इसका मतलब वो। और क्योंकि चादर उसमें वो देने बहुत का गंदी सी लड़की थी, वो नकाब से नहीं उतारती। हाँ, नकाब हाँ, उतारती तो मैं देख ही नहीं पाया मैं पूरी फिल्म उसकी वजह से। नहीं लड़कियां वैसे आपने देखा कि मोदी जी जो चादर दे रहे हैं किरण रिजिजू जी के साथ, उसमें लगता है कोई लेटा हुआ भी है, उसमें लपेटा हुआ। वो लग रहा है कि उसमें लपेट कर किसी को दे रहे किसी को भेज रहे हैं। हैं। हाँ 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 जी। हाँ जी। तो इस पूरे विषय पर मेरा तो मानना यही है कि जो प्रधानमंत्री है, जी, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है जिसने चादर ना भेजी हो। मुझे बना दो आप एक बार। एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी हुई है, उसका काम ये है। और साल में जिसे एक बार चादर भेजनी होती है वो भेजते हैं, और प्रधानमंत्री के साथ फोटो खींचता है। मोदी जी उसे खुशी खुशी खिंचवा भी रहे हैं। अब इसमें क्या है कि मैं इस चीज़ को फिर से वहीं ले जाऊंगा, जो वोटों वाली पॉलिटिक्स है, राजनेता वही करते हैं। ठीक है, उन्हें दिखना होता है, उन्हें जितना मैक्सिमम आप वोट बैंक बना सकते हो वो बनाना होता है। तो ये मुझे वहीं पर संकेत करती है। बाकी एक पार्ट ऑफ द पॉलिसी भी मैं इसको मान सकता हूं कि ये हमेशा से रही है, तो उसको ही कंटिन्यू किया जा रहा है। हमेशा से तो इफ्तार भी चल रहा था। हाँ, मोदी जी इफ्तार आपने टोपी बंद नहीं कर दिया। पहनते हैं, नहीं, बट इफ्तार का शतरंज वाला गमछी भी नहीं लगाते हूँ। इफ्तार का जबकि मामला, भारत चादर भी शतरंज में भगवाई इतना भेजते अच्छा कर रहा हैं, है। चादर कभी हरी नहीं भेजी। देखो अब ये भाई वो सेक्ट है, वो भगवा रंग का ही वो सेक्ट है। उसके जो मजहबी जो भी प्रचारक होते हैं सब भगवा ही पहनते हैं। अच्छा, ये आईटी सेलियों ने आप लोग को बर्बाद किया कि यार ट्रोल कर दिया, ट्रोल कर दिया, भगवा रंग भेज दिया। भाई उसमें वही चादर चलता है। अब जो है ये मेरा पूरा मानना यही है कि सारा वोट वो का ही चक्कर होता है। हालांकि मिलता कुछ नहीं है इन्हें। अजमेर को मुझे थोड़ा ऐसा कम लगता है कि सरकारें या फिर न्यायपालिकाएं जो हैं वो कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा बनने देंगे, मुझे नहीं लगता। और इसमें क्या है कि इसमें एक्चुअली में अजमेर का मुद्दा जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे जाने वालों की संख्या, वहाँ पर कौन कौन जाता है, साला सेलेब्स जाते हैं वहाँ पर, हाजी और ये पता नहीं क्या क्या बोलते हुए, मौला मेरे और ये सब, ये कितने बड़े बड़े सेलेब्स जाते हैं। फिल्में दोनों मैटर्स में बहुत बड़ा फर्क है। संभल में कोई सेलिब्रिटी नहीं जाता, एक तरीके से आबाद नहीं है। मैं तो देख पाया, वो बहुत छोटा सा क्षेत्र है। काशी में भी कोई सेलिब्रिटी नहीं जाता, उस मस्जिद के अंदर कोई आबाद नहीं है जी। जो आप मथुरा में जाके देखोगे, शाही इमाम जो ईदगाह है कोई नहीं जाता है, वहां पर आर्मी पड़ी रहती है। अजमेर बहुत डिफरेंट, लेकिन अजमेर में बहुत डिफरेंट है। वैसे संभल का भी क्वेश्चन लेना चाहिए, जैसे कि हमने इसको जल्दी निपटा दिया। संभल के अंदर जो मंदिर मिला है, वहां पर जो वहां से भागे हुए हिंदू हैं उनके इंटरव्यूज पोस्ट किए जा रहे हैं, और उसमें बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं उसमें तो ताला लगा हुआ था, अंदर जो भी कुछ था वो बिल्कुल सुरक्षित है, ये सब चीज। लेकिन अजीत भाई, जब मैं गया ना वहाँ, मंदिर कोई भी होता है उसके परिक्रमा का एक क्षेत्र होता है, और मंदिर की परिक्रमा के लिए जो स्थान था उसको घेर करके वहाँ एक बहुत अच्छी कोठी बना दी गई, टाइल वाइल लगा कर मस्त एकदम। हम कह ही नहीं सकते कि मंदिर के ऊपर अतिक्रमण नहीं हुआ है। मंदिर के ऊपर तो उन्होंने पूरे छज्जे वज्जे डाल रखे थे, अब आकर के वो बुलडोजर से तोड़े हैं। जो लोग डर के मारे तब भाग गए थे, क्या वो डर के मारे आज झूठ नहीं बोल सकते? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये तो चल ही रहा है। और अभी तो एक साक्ष्य है ना कि 1000 आर्टिफैक्ट्स ऐसे मिले हैं जिनके शुद्ध प्रमाण है कि वो भाई हिंदुओं के हैं।
और फूलों भाजपा की जो को, कलाकृति हाँ, भाजपा को तो इसके कारण भी मान लेना चाहिए कि भाई उस पे कमल का फूल का भी निशान मिला है उसके गेट वेट पे। तो आपकी पार्टी का मुख्यालय हो सकता है, मतलब बना बनाया वहाँ पे दीनदयाल में बेकार बनवाया आपने, वहाँ पे बनवा लेते भाई। और कुएं तो ये इतने खोद रहे हैं वहाँ पे, मुझे लग रहा है 19 की जगह 38 न कूद जाए वहाँ पे। 19 कुआं तो मिल गया ही। जो हनुमान मंदिर मिला है वो काफी दूर है मस्जिद से, उसके पास एक कुआं है। वो नक्शे में जब देखा उन्होंने वैसे ही खुदवा के देखा तो वो मिल गया। अभी जो चंदौसी की बावड़ी वो देखो, अब वो तो यार बहुत बड़ी है वो। उसके बारे में बोला है कि उसका कनेक्शन नीचे से सुरंग है उसमें, अंदर ही अंदर एक सुरंग भी है। देखा जाएगा नक्शे में के पुराने अच्छा अब ये कैसे मिल रहे हैं, ये जो उस टाइम के हिंदू राजा थे उनके जो आर्किटेक्ट्स होते थे, नक्शा बनाने वाले, वहां से वो सारी चीजें मिल रही हैं। वो लोग उसके आइडिया पे सिर्फ, और ये भी नहीं कि सीधा एकदम लाव लश्कर ले गए और चला दिया बुलडोजर, पहले थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, थोड़ा सा क्षेत्र देखते हैं कि एट अ पॉइंट वहां मारेंगे, वहां अगर कुछ मिलता है तो धीरे धीरे करेंगे। अब उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि जो उसकी स्ट्रक्चर मिली है अंदर, उसको कहा जा रहा है कि ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है। और देख लो मस्जिदें खोद खोद के, तुम्हें वहां भी मस्जिदें ही मिलेंगी, ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है, किसी इस्लामिक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे चल रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट्स नहीं, बहुत सारी वीडियोस बन गई हैं, वीडियोस बन चुकी ये बताते हुए, देखो संभल में खोदा और निकली मस्जिद। मस्जिद तो ऊपर ही थी, निकली कैसे? अच्छा, इस पे जब मतलब हमने जो बातचीत करी उसमें क्या आया, ये जो बावड़ी थी इसको मुसलमानों ने ढक दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी, और अब कुछ ही सालों के बाद उसके ऊपर कब्जा करके मकान बनने वाले थे, फिर उसको वक्फ लैंड घोषित करवा देते हैं। अब आप एक बात बताओ कि जो मुसलमान खाम खा जिसका दिख रहा है कि साफ साफ मंदिर है, उसके ऊपर भी कब्जा करके कह रहा है कि ये वक्फ हो चुकी है, मस्जिद है, अगर उसको पता है कि इस्लामिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कूड़ा डाल के क्यों भर रहा है, मिट्टी क्यों डाल रहा है, उसको तो उसको और प्रदर्शित करना चाहिए था। हुआ ये था कि जब इस्लामिक सभ्यता यहां पर आई तो जो आने वाले असभ्यता जब इस्लामिक लोग यहां पर आए, जो इन्वेडर्स यहां पर आए, उन्होंने यहां के ही आर्किटेक्ट से जो जो कुछ नई चीजें बनवाई, वैसे संरचनाएं हर एक सभ्यता के अंदर वो मिश्रित होने लग गए थे। जैसे कि हम आमेर का किला देखते हैं, उसमें भी उसी प्रकार के आर्क्स बने हुए हैं, उसी तरीके के मेहराब बने हुए हैं। अब देखो कि पुलिया जो होती है वो मेहराब से बनती है। जब हम स्कूल जाते थे तो उस पर लिखा होता था मेहराब। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां मेहराब वहां इस्लामिक स्ट्रक्चर, और जहां इस्लामिक स्ट्रक्चर वहां नमाज। तो जितनी भी पुलियां हैं जिनके नीचे से पानी बहता है, कीचड़ बहता है, वो भी एक वहां जाकर भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ सीधी सीधी सी बात। तो आप ये देखो ना, कुबुद्धि जीवी लोग ऐसे हैं कि हिंदुओं के अगर मान लो कि उनका खोया हुआ वैभव भी वापस मिल रहा है तो उसमें भी कोई खुशी नहीं है, और रात दिन ईमान ईमान की बात करने वाले इतने बेईमान लोग हैं कि इनको शर्म भी नहीं आती। यार हम साफ दिख रहा है कि यार वो हिंदू स्ट्रक्चर है, तो हम क्यों बैठे वहां पे? अपने आप में एक लानत आनी चाहिए कि यार छोड़ दे भाई, वो किसी और का है। फिर तो देश भी नहीं, मतलब उतनी बड़ी बात नहीं भी कहेंगे अगर, तो ये कम से कम 40,000 ही तो है, ज्यादा भी तो नहीं है, 40,000 ही तो मंदिर है। हाँ। संभल के ऊपर आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, पूरा जो अभी तक आपने देखा है? संभल के ऊपर यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि केस चलना चाहिए और फेवर में डिसीजन आएगा और मिलनी चाहिए। भाई क्या है ना, देखिए जैसे हम उसके बारे में काफी सारी बातें करते हैं, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में भी हम लोगों ने कई बार बातें की हैं इसी पॉडकास्ट में जी। तो मैं अभी इसका देख रहा था, ये अपना कौन है, जे साई दीपक और अपना ये विष्णु शंकर जैन, इन्होंने कहा भाई इसको मत छेड़ो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मत छेड़ो। उसका कारण क्या बताया कि हमें जितने भी प्लेसेस रिक्लेम करने हैं दोबारा से, वो 99 साल से पुराने हैं, सब के सब 99 साल से ज्यादा पुराने हैं। और तो उस कारण से एक्ट लगता ही नहीं, उस कारण से नहीं एक्ट लगता है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट लगता है। हाँ, उसमें बेसिकली क्या हो जाता है कि उन प्लेसेस को जो अपनी ये है एएसआई, वो कह सकती है कि ये एएसआई की प्रॉपर्टी है। बस एक सर्वे करना है उन्हें। इसी कारण से संभल में जो सर्वे हुआ था वो हुआ था। तो संभल में सर्वे की टीम इसीलिए पहुंची थी जिसके बाद उपद्रव हो गया है ना। तो वो सर्वे जैसे ही हो जाता है उसके बाद एएसआई की प्रॉपर्टी हो जाती है वो, और एएसआई की प्रॉपर्टी पर ये वाला एक्ट नहीं लगता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो वो कह रहे हैं कि इसको मत छेड़ो। और मेरा पूरा यही मानना है कि इसको जिस भी तरीके से संवैधानिक तरीके से चल रहा है, न्यायपालिका में चल रहा है, उसको चलने देना चाहिए। मुसलमानों को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, हिंदुओं को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। फैक्ट्स जो हैं
वो आप सामने आना चाहिए। सामने आने चाहिए, बिल्कुल। और अब इस पे मेरा जैसा दीपक से ये है मतलब असहमति कि आप जब संघ वालों को बोल देते हो कि आप हिंदुओं के ठेकेदार मत बनिए, तो जैसा दीपक अब क्यों बनने के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं हटना चाहिए? क्योंकि यस बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो एक्ट अपने आप में जिसका इंटेंट एंटी हिंदू है, तो तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? ये तो विचित्र बात हो गई। नहीं, हमें तो दबाव बनाना चाहिए कि सरकार खारिज करे इसे। भाई लीगली आप पहले हटाओ। ये तो आप टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हो। बिल्कुल। अब संभल के मस्जिद बोल रहा हूं मैं, हरि मंदिर जो है उसके अराउंड जो मस्जिद बनी और ये सैकड़ों वर्ष पुराना स्ट्रक्चर है, तो उसके पास दुकान कैसे खुल गए? वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट का वायलेशन नहीं है? हो रहा है। उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? बिल्कुल। एंशिएंट मॉन्यूमेंट दिए जा चुके हैं लेकिन सांसद ने टूटने नहीं दिए। यार सांसद की क्या औकात है कि वो टूटने नहीं देगा? भीड़ तंत्र। डीएम की औकात सांसद से ज्यादा होती है किसी भी जिले में। सांसद का कुछ औकात नहीं है, उसका पूरा घर जो है डीएम ध्वस्त करवा सकता है। बिल्कुल। तो ये सब कहने सुनने की, आपके मुंह में घी शक्कर के सरस्वती ना बैठी हुई हो। हाँ, सरस्वती माता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। अनुज जी गदा लेके जो खड़े थे ना भाई साहब, वो पिक्चर घनी वायरल हो रही है। अरे यार तो नहीं, ये सब अब ठीक है, जैसा दीपक जो बोलते हैं उनको यार एक्चुअल में करना चाहिए, उनको कोर्ट में जा करके केसेस लड़ने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि आप स्टेज पे जब जा करके बोलते हो तो आप when you are questioning RSS and other people कि you are nobody to represent Hindus, you are also nobody to represent all of Hindus and say this particular act which is completely unconstitutional by the name of it बिल्कुल and by context of it। तो आप कह ही नहीं सकते, आप कैसे ये बोल रहे हो ये सारी बातें कि नहीं हम टेक्निकलिटीज पे खेलेंगे? टेक्निकलिटीज पे खेलोगे? अजमेर में इतना बड़ा कांड हो गया, तुम्हारा प्रधानमंत्री चादर भेज रहा है, तुम बोले हो टेक्निकलिटीज पे खेलोगे? जी, जी। क्या प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है कि वहां पे क्या हुआ था? बिल्कुल। तो आप एक तरह से इसको पुश कर रहे हो ना, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हो आप। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का काम था तो भेजता माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, किरण रिजिजू से भेजो। तुम थोड़ा ना माइनॉरिटी मिनिस्टर हो। तो ये सारी बातें वही है कि जन्मदिन पे इनके नाम से खिचड़ी बन रही है वहां पे बट रहे, तो ये सब में आनंद आता है इनके जो चाटुकार 4-5 बैठे हुए हैं आसपास में। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को अवेयरनेस नहीं है, बट समवन इज ऑल्सो फीडिंग हिम इंफॉर्मेशन कि इससे ये पॉजिटिव संदेश जाएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स में वो सब चलता है, बट जहां तक ये सारी बातें हैं ना, अब कल को बोल दो वक्त एक्ट भी यार रहने दो। हाँ। उन्होंने जो कर लिया छोड़ो, जो बचा हुआ है ना उसको बचाना। तो ये तो यही लॉजिक कल को देख कह तो उनके वकील कि हमें समझने में टाइम चाहिए। हाँ, वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो मैं समझ गया, जो वकील नहीं है, आर्ट्स का स्टूडेंट है, हम समझ गए, आप समझ गए, इंजीनियर आदमी समझ गया, वो जो है हमारे सरकार के लॉयर्स को समझ, वो नहीं समझ। इंजीनियर की तो जाति जोत रखी है। वे समझ गए, इंजीनियर सब समझ जाता, सबसे बड़ी दिक्कत ये 8 बार वो उसको वापस भेजा जा चुका है। 8 बार मिनिमम है। 2023 तक का ही डेटा हमें मिला, इसलिए बोल रहा हूँ। संभवतः 13 बार बोला गया कि हमें इसे समझने के लिए और समय चाहिए। अब पता नहीं कह रहा है संसद में खड़े होकर हिंदुओं का क्यों बेवकूफ बनाते हो? ओवैसी अब कह रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में जाके कि इसको और स्ट्रिंजेंट तरीके कड़ाई से लागू होना चाहिए और उसमें इंक्लूड करो कि दरगाह और मस्जिद पे तो बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, और उसको डेट भी मिल गई। मेरा जो मानना है ना इस पूरे विषय पर, ये जो प्लेस, और वो ये नहीं कहेगा कि मुझे समझने में टाइम चाहिए। हाँ। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उसी तरीके से पंगु बना देना चाहिए जैसे कि 370 को बनाया है। बिल्कुल। आपने वो एक उसमें से वही तो हटाया है। अभी 370 वैसे पड़ी हुई है, शायद सही कह रहा हूँ, अस्थाई वो है, उसमें अभी भी 370 है, पर उसको इस तरीके से हटा दिया गया है कि उस पर अब कोई एक्शन नहीं। भाई मैंने आज सुबह ना पहली बार कश्मीर के व्लॉग देखे हैं जिसमें ट्रेन चल रही है और बर्फ ही बर्फ पड़ी है। लंबे टाइम तक व्लॉग छोड़ दो आप, हम तो आप जा ही नहीं सकते थे, फिल्म इंडस्ट्री नहीं गई। आपने देखा ना पूरे कालखंड तक स्विट्जरलैंड और इधर उधर की बर्फों में हुई शूटिंग, कश्मीर में नहीं हुई। और पहले कश्मीर में ही होती थी, पूरा बॉलीवुड यहीं शूट करते थे, कश्मीर दिखाते थे। हाँ, कश्मीर बोल के वही है, छोटी गंगा बोल के वही, ये सारे काम हुए हैं। आज की तारीख में आप देख लो, वहां लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि भाई शराब वराब भी पी रहे हैं, ये सब चीजें, लेकिन कम से कम ये है कि एक छोटा सा बदलाव किया
और लोगों की अप्रोच वहां तक होगी। तो अगर इसमें थोड़ा बदलाव कर देते। अच्छा, एक और भी चीज मुझे बहुत गंदी लगती है, दोगलापन, ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ तो संसद में खड़े होकर वो आंखों से ना तीर निकलते हुए, वो बिजलियां निकलती हुई, हाँ लेजर लाइट, ऐसे मतलब सबको चीर देंगे अभी के अभी। वहां कहेंगे वक़्फ़ ने ये कर दिया, वो क्या मैसेज ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक, इनके प्रवक्ता चिक चिक के बताते हैं। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो है बहुत ही असंवैधानिक है। और फिर जब उसकी बात आती है तो तुम्हारे वकील कहते हैं हम विनम्रता के साथ में कहना चाहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, हम पता नहीं चल रहा। पॉलिटिशियन बाय नेचर ही दोगला होता है। हाँ, कोई भी लगा लीजिए आप, बाय नेचर वो दोगला होता है, उसे पता होता है कब मुझे अपनी बात पलटनी है। पर भाई देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि जब ये अजमेर की दरगाह के ऊपर मंदिर का क्लेम हुआ और मामला कोर्ट में आया, उसके बाद चादर नहीं भेजनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले भेज दी, ठीक है कोई बात नहीं, पर उसके बाद तो बिल्कुल अंडर ट्रायल है भाई, अंडर ट्रायल में तो नहीं भेजना। और दूसरी चीज ये भी कि वो तो छोड़ो, मंदिर निकलेगा जब निकलेगा भाई, जब ये पता चल गया 3 कोर्ट ने, लोअर ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस पे सजा सुना दी, पॉक्सो कोर्ट ने उसके बाद वैसे नहीं जाना। उसके बाद आप कैसे तुम्हारे नेताओं की गर्दन पे इनाम रखा उनके खादिमों ने। भाई हमने बॉलीवुड का कोई बंदा वहां जाता ना, उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं हम अब, कि तुम यहाँ चले कैसे गए, इन्होंने हिंदू, अब ये चादर में हम कहाँ डिफेंड कर लेंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमने कौन सा ठेका ले रखा है इनका। वो तो आज से आप हमारे दोस्त हैं दिलजीत जी, वो वाला मीम चल रहा है, मिस्टर सिन्हा को ये सब को हम दोनों दोस्त हैं, अब लड़ाई चक्कर क्या है ना, चक्कर क्या है कि दिलजीत का दूसरा चक्कर ये भी था भाई, मिस्टर सिन्हा को तो अब जो ट्वीट डिलीट कर देने चाहिए जितने भी कर। नहीं, और ये देखो उसकी कोई गलती नहीं है मिस्टर सिन्हा की, या ऐसे लोग कोई गलती नहीं है। जी जी, ये तो आप जिसका समर्थन कर रहे हैं वो आपको ट्रोल करवाते हैं इस तरह के काम करके। बिल्कुल, कि हम तो जोश जोश में लिख देते हैं ये है वो है ऐसे करके, बाद में आइए जी एक गाना सुनाइए जी, मैं तबला बजा देता हूँ, अपना चल रहा है मस्त। भाई साहब मतलब पूरे उसमें जो तबला बजाना भाई साहब, मैंने कहा आज मोदी जी कैरोके है। आज मोदी जी खेल गए, ये जो तबला बजाया ना भाई साहब, ऐसा तो मैंने कुछ बजते ही नहीं देखा है, ऐसा कुछ नहीं बजाया आज तक जीवन में। जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि थी जो हो सकता ये भी हो सकता है, तो शहनाई बजा देते थोड़ी सी। नहीं, वो तो बहुत पहले चले गए, वो पंडित बिस्मिल्लाह खान, नहीं पंडित, हाँ पंडित ही हैं, सरस्वती को पूछते हैं। जाकिर हुसैन जी सब ये पंडित ही हैं, ये आप छोड़ दो उनको, वो पंडित नहीं है, पंडित ही हो। नहीं, सब सरस्वती को उपासक हैं। अच्छा, आपने उसको एक है ऋषभ रिखीराम शर्मा, जो वो सितार बजाता है, नया लड़का है, बिल्कुल 23 साल का है। अच्छा, उसने बच्चे मतलब खुद बताया उसने कि मुझे सीखने का कुछ ऐसा वो नहीं पड़ा, मतलब पीढ़ियों से जो चला आ रहा था। तो क्योंकि वो रविशंकर के आई थिंक जनरेशन में से ही हैं। अच्छा, अनुष्का शंकर उनकी बेटी है, रविशंकर जी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा वो करती है। वो तो है यार, आपको क्या बता रहे हैं। और इसी लड़की नोरा जोन्स और ये नोरा जोन्स बहने हैं। हाँ, और इसी पे अभी की बार जो बंदिश बैंडिट्स आया है ना, जो पार्ट 2 आया है, देखा मैंने। हाँ यार मस्त है, बहुत मस्त। अभी वही तो देखा मैंने, 7 उसमें भी उस सितार का ज़ुप करके देखे मैंने, सितार का प्रयोग संगीत अच्छा, बहुत अच्छा किया गया है। और उसमें हाँ मतलब आप झूम जाओगे, इतना बढ़िया है भाई। वो पूरी सीरीज ही ऐसी है कि आप उसे केवल मैंने तो संगीत उसमें के लिए नसरुद्दीन देखो। शाह को देखा, फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, वो उसमें नहीं संगीत है, के लिए part two देखी में। जा सकती है, संगीत अच्छा है। फर्स्ट सीजन बहुत बढ़िया है। सेकंड सीजन मेरे को उतना बढ़िया नहीं लगा, पर संगीत जो सेकंड सीजन में है वो बहुत बढ़िया है। और नसीरुद्दीन ने ना उसमें, और सेकंड में नसीरुद्दीन बस फोटो में है, फोटो में नहीं, फर्स्ट वाले में भी जो हार भी चढ़ा देते, हार ही चढ़ा हुआ है, हार चढ़ा चढ़ा हुआ हार ही है, चढ़ा हुआ है सूखे पत्तियों का। लेकिन उसमें जो उसने वो गाया है ना, वो लग रहा है कि ये गा रहा है, क्योंकि गले की जो खिंचावट और ये सब चीजें हैं ना, उसमें जो लिपसिंग की गई है वो बहुत मेहनत के साथ में की गई है। तो मतलब ये है कि एक तरीके से जो रिक्लेम करने वाला अपने म्यूजिक को, शास्त्रों को। तो मैं उस लड़के की बात बता रहा था जो रिखीराम शर्मा है, उसने एक बात कही, जनरेशन से हमें, डीएनए से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो जो हम लोग जो कहते हैं ना कि भाई यही लोग क्यों आगे रहते हैं, चाहे वो वामपंथ में हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, एक खास कम्युनिटी सबसे आगे। वामपंथियों में तो ब्राह्मण ही सबसे ऊपर गए। मैं वही कह रहा था कि दोनों तरफ में ही क्यों रहते हैं मैक्सिमम। कारण यही है कि पुरखों से भी एक चीज हमें मिलती है, वो आशीर्वाद स्वरूप मिलती है, डीएनए स्वरूप मिलती है, जो हम में आई, आपकी संतान में आई, आपकी संतानों में आएगी। तो उस चीज को सहेज के रखना, मैं तो सभी को बोलता हूं कि हमें अपने उन सब चीजों को सहेज के अगर हम रखेंगे, तो जो हमने स्टार्टिंग से बात की थी कि शत्रुबोध इतिहास बोध नहीं है,
वो बार बार हमें कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान अविजित रह सकता है यदि हम अपनी जो हमारा इतिहास है, जो हमारा शत्रुबोध है, उसको उसी प्रकार से हम अपनी संततियों में पहुंचाते रहेंगे। और भाई रिजिडनेस के साथ में खड़े रहो। कोई तुम्हें कहे कि भाई तुम रूढ़िवादी हो, ऑर्थोडॉक्स हो, फलाना ढिमकाना, मैं नहीं मानता। मैं तो कहता हूं कि जो हमारी विचारधारा है हमें उस पर अडिग खड़े रहना चाहिए। हमें लाख गाली मिले, जैसे मैंने मनुस्मृति में बोला, मेरे को बहुत गालियां मिली, और मनुस्मृति के दौरान पर मैंने खूब पॉडकास्ट करे, खूब वीडियो बनाए, खूब जाकर स्पीच दिए। जो बोलना है बोलो, गाली मिलती है मिलती रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच का साथ हमेशा हमें देना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे जो सच के साथ बोल रहे हैं और सच का साथ दे करके बोलने वालों के साथ में खड़े हैं, जैसे कि आप यार देखो, इसमें ना ये स्टैंड में मोरलेस ठीक मानता हूँ। हाँ। इसमें एक समस्या आ जाती है। हाँ। एक समस्या ये आ जाती है कि कई शास्त्र ऐसे हैं जिनका गलत फिर प्रयोग किया जाता है। अब उसमें क्या बोला जाता है, एक शास्त्र है उसका रेफरेंस देकर बोल देंगे कि भाई शूद्र जो है उसको दूध पीने का हकदार नहीं है। नहीं, हमें ये सब गलत ट्रांसलेशन है। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं भाई, वो एक्चुअल में क्या है, शंकराचार्य के गुरु, क्या नाम था उनका, करपात्री जी महाराज, जी। वो कोट करते हैं। नहीं, वो उनकी मनुस्मृति अलग है। उनकी मनुस्मृति अलग है। क्या चल रहा है वहां पर? अभी एक मीनाक्षी जैन का हमने देखा जो सती को लेकर के था। यार उसमें शब्द था अग्रे। यस। कि पत्नी को जब पति मर जाता है तो उसके आगे बैठ करके आंख में घी लगा करके शोक मनाना चाहिए, और उसके बाद उसको चला जाना चाहिए। और उस अग्रे को अग्ने कर दिया गया कि उसको घी लेकर के आग में बैठ करके स्वयं को जला लेना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ। तो भाई ये एक नहीं किया इस मैक्स मूलर ने। यस। मैक्स मूलर ने, विलियम जोन्स ने, इन लोगों ने इतना अधिक करप्शन किया और जानबूझकर किया है। और वही हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अज्ञानता में किया है, और ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं जली नहीं है। हाँ। वो वैसा फैला दिया गया, नैरेटिव बना दिया गया, तो जलाई भी गई है। जलाई भी गई है। अभी भाई 1900 एक छोटा सा पॉइंट, 1987 में आपको सती का केस मिलता है। सोचिए, 1987 में भी सती का केस मिला है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि रूढ़ियां पूरी तरीके से समाप्त हुई। एक ना क्या था, ये मैक्स मूलर बना कैसे, इसके बारे में मैं पढ़ रहा था। तो भाई एक ना ऑक्सफोर्ड में एक वो था, नाम भूल रहा हूं मैं उस बंदे का। वो बहुत रईस आदमी था, उसकी संतान बस एक लड़की थी, उसकी केवल एक लड़की थी, बहुत रईस आदमी था। उसने क्या किया कि अपनी लड़की के लिए अपनी प्रॉपर्टी का 3% छोड़ दिया। ठीक है, इतना तो बहुत है इसके लिए, ठीक है भाई तू जा। 97% दे दिया ऑक्सफोर्ड को, और कहा कि यहाँ पे ना एक संस्कृत का स्टडीज के लिए, हाँ, संस्कृत की स्टडीज के लिए एक वो डिपार्टमेंट बनाया जाए। और जो लिखा है उसने खुद ने अपनी विल में, उसमें लिखा है कि ये जो संस्कृत की जो प्रयोगशाला होगी यहाँ पे, इससे सीख के फिर आप भारत जाओ। मैं उन लोगों को, वो बहुत घटिया दर्जे के लोग हैं, मैं उन लोगों को बर्दाश्त तो नहीं कर सकता हूं। आप उनको वहां जाके क्रिश्चियन बनाओ। संस्कृत की प्रयोगशाला क्यों बनाई होगी? वहीं से फिर मैक्स मूलर की नियुक्ति होती है, वहीं से फिर और लोगों की नियुक्ति होती है। भाई हमारे लिए ना क्या हुआ, बहुत पुराने टाइम से, क्योंकि धार्मिक लोग रहे हैं हिंदुस्तान में, संस्कृत का कोई भी वाक्य किसी ने भी लिख दिया वो धार्मिक वाक्य हो जाता है। हाँ। कोई भी आप संस्कृत में लिख तो कह दो वेद से दिया है, जबकि ये सत्य नहीं है। से हो गया हमारा, जबकि ये सत्य नहीं है। वो वही हो गया जैसे कुछ भी बोल दो नीचे लिख दो गालिब। तो ये गालिब का शेर हो गया, गुलजार की कविता। और भाई इंग्लिश में कुछ भी मार दो, आप बोला हाँ यार इंटेलेक्चुअल बात कही है, मैं वाले समझ ना आ रही हूं। मैं इस चीज में तो मैंने हरियाणवी शेर सुने हैं। अच्छा, नीचे लिखा गालिब। अब इस पर्टिकुलर चीज में जो अभी हमने ऐसे ही वेद व्यास के साथ हुआ है, कुछ भी लिख दिया, अल्लोपनिषद लिख दिया, बोला उपनिषद, वेद व्यास ने लिखा। अबे उपनिषद के अंदर अल्लाह का नाम कहां से आ जाएगा? एक्चुअली मैं इस चीज में आर्य समाज से एग्री करता हूं कि भाई आपकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि भाई ये चीजें ठीक हैं, ये चीजें गलत हैं। वो हमें कुछ ना कुछ स्तर पे वो रिजेक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज संस्कृत में लिखी हुई हर चीज को आप धर्म ग्रंथ नहीं मान सकते। भगवान शिव ने जब दर्शन दिए जी, उन्होंने बोला कि ये फाइनल फिलॉसफी नहीं है, इसमें आने वाले समय में और भी धाराएं जो है जुड़ेंगी, कुछ घटेगा, कुछ
बढ़ेगा इस तरह से करके। बिल्कुल। और मूल उपनिषदों की संख्या संभवतः बहुत कम है, बहुत जी उसको 108 तक जो है स्ट्रेच कर दिया गया। बना दिया मतलब गया है। अब कोई कहने को मैंने बकर पुराण लिखे बोल देगा ये भी एक पुराण है। ये भी एक पुराण है, बताओ यार। एकादशोपनिषद 11 उपनिषद जो है वो प्रमुख माने गए हैं, उसके अलावा नहीं है। वैसे पुराण भी हैं, कुछ ही अष्टादश, यस, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य 18 वचनम पुराण है। द्वयम कितना कितना 18 18 पुराण है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। आज ये तो 108 बन चुके हैं। पुराण भी 108 बन चुके हैं। मेरे विचार में दर्शनों के बाद पुराण लिखने की आवश्यकता नहीं थी, पर उस टाइम पुराण तो यार इतिहास का एक्सटेंशन है ना एक तरह और से। समझाने का आसान तरीका है, उस टाइम पे कहानियों के माध्यम से ना समझाने का आसान तरीका था। चक्कर क्या है कि उस टाइम पे जो बौद्ध कर रहे थे ना, उनसे लड़ने के लिए पुराण ही एक तरीका था। वो हमें समझना होगा, पर उसमें मैं बहुत ज्यादा जा नहीं रहा हूँ, वो ज्यादा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पर वहां पे वो पुराण तरीका था। अब फिर ये भी देखो ना, जब आक्रांता आते हैं तो हमारा लगभग 500-700 वर्ष का कालखंड जो है ना वो ब्लैक है, एकदम डार्क। हमारा लिटरेचर नहीं है, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं, हमारे नाटक नहीं मिलते हैं, समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखित कुछ भी आपके पास नहीं है, क्योंकि जो भी था जला दिया गया। तो इस कारण भी वो जो पुराण लिखे गए वो क्यों लिखे गए उसके बारे में कुछ मिलता नहीं है कि इसका पर्पस क्या था। अब ऐसे ही जैसे कि आप जो अपने ये है खजुराहो के मंदिर है, आप उनको बाह्य तौर पर देखोगे तो आपको अश्लीलता लगेगी, लेकिन यदि आप उस टाइम की डिमांड को, समय की, वक्त की जो वो है, और जो इतिहास कहता है कि बहुत लोग जो इतना एकदम ध्यानी हो गए, परिवार छोड़ के सन्यासी होते जा रहे थे। वो भक्ति काल एक आता है और लोग बहुत अधिक जो है ना वो इस बात को भूल गए कि गारहस्थ धर्म भी कुछ होता है। उसके लिए तुम्हें भगवान शिव पार्वती ने भेजा है कि तुम्हें परिवार चलाओ, बिल्कुल, और गृहस्थी में रहते हुए भी आप भगवान की ही आराधना करो, जो तुम काम कर रहे हो वो पूजा ही है। बिल्कुल। लोगों ने क्या किया कि भाई सब चीज त्याग दिया। अभी भी वो जो प्रेमानंद बाबा है वो क्या कहते हैं गृहस्थों को कि भाई सब काम करो और नाम जब भी थोड़ा 1 घंटा कर लो, 5 मिनट कर लो, 1 माला जप लो। वो ये नहीं कहता कि तुम नहीं माँ बाप को त्यागो, झोला लेके बाबा जी बन जाओ। ऐसे लोग उनके पास आए तो बोले कि नहीं बेटा, तुम्हारा पहला कर्म है कि माता पिता तुम्हारे सेटल हो जाए, उनकी लाइफ फिक्स हो जाए। अगर अपना विवाह किया है तो पत्नी से अनुमति लेनी पड़ेगी, बच्चों को सही मार्ग पे भेजना, तब जाकर के तुम ये बाबा बनो। भाग करके एस्केपिस्ट नेचर नहीं होना चाहिए। तो वो तो भगवत गीता में भी सेम बात कही है ना कि आप एस्केप नहीं, आप चाहे सन्यास जीवन जी रहे हो चाहे गृहस्थ जीवन जी रहे हो, उसको निष्काम करो, उसको वही आपका सन्यास है। चारों आश्रम जरूरी हैं, ठीक है। तो और सबका उम्र है, आयु है सब। इसमें क्या है ना, आप कोणार्क मंदिर देखो, सूर्य मंदिर देखो कोणार्क में, उसमें आपको दिखेगा जो प्रथम तला है, प्रथम तले पे आपको दिखेगा कि बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कुछ हाथी बने हुए हैं, हाथी बने हुए, खिलौने बने हुए हैं, इस तरीके की चीजें आपको दिखेंगी जो छोटे बच्चे से, एनिमल्स वगैरह ज्यादा है इस पर, छोटे बच्चे से रिलेटेड उसके खिलौने हो गए, ऐसे बच्चा ये खेलता है वो खेलता है, वो चीजें दिखेंगी। उससे ऊपर आ जाओ, आपको पढ़ने लिखने वाली चीजें दिखेंगी, किशोरावस्था में आपको पढ़ाई होती है, तो आपको दूसरे तले पे वो दिखेगा कि यहाँ पे पूरे पे जो बना हुआ है वो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें लिखी हुई, ब्रह्मचर्य काल का पूरा समय। फिर उसके ऊपर आपको यौवन अवस्था में आपको दिखेगा कि भाई वो जो कोणार्क में कह रहा हूँ, जो आपको खजुराहो में दिख रहा है वो चीजें वहां पे भी आपको दिखेंगी। बिल्कुल। फिर उसके ऊपर का अगला तला आपको दिखेगा जिसमें आप अध्यात्म में जा रहे हो। पर ना एक बात बताऊं, ये जो इस प्रकार की कलाकृति है, वो मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज में, बट ये मंदिर के बाहर दिखती हैं आपको, मंदिर के अंदर नहीं दिखती हैं कहीं पे। वो क्या कारण था पता है? जो हम अजंता एलोरा को देखते हैं, उन्होंने ये बताया कि इसको बनाने का जो कारण था, मतलब हम आज कह रहे हैं हजारों, मतलब सैकड़ों वर्षों के बाद में, तो हम थोड़ा इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन जब, अच्छा एक वर्ड आपने सुना होगा, गोरख धंधा। जब गोरखनाथ महाराज ने जिस टाइम पे पूजा, मतलब सॉरी, अब ये ध्यान के लिए उन्होंने अपना मतलब पूरा मिशन स्टार्ट किया, तो लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे, अपनी गृहस्थी छोड़ करके, अपनी एजुकेशन छोड़ करके, और सब लोगों ने ध्यान धरना ही शुरू कर दिया था। तो इसको कहने लगे थे भाई वो गोरख धंधे में पड़ गया, अब उसका जिस संसार से कोई लेना देना नहीं है, सब वो तो उसके पीछे हो चुके। जब ये सारा समाज ऐसा हो चुका था, वापस से उनको लाने के लिए बाहर ये देख,
फिर उसके बाद में जब वो मंदिर के अंदर गए वहां तो कुछ भी नहीं है ऐसा। राजाओं के सामने पॉपुलेशन कोलैप्स का हो गया था भाई, झंझट आ गया था। आज महाभारत के बाद हुआ था, आज भी तो आ रहा है, वैसा ही हुआ था। आप लोगों को कई कंट्रीज और उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था तो कुछ ना कुछ तो मार्ग अपनाना ही पड़ेगा ना। अबे यार, मतलब आज ना कई कंट्रीज ऐसी हैं जो पुरुषों को पैसे दे रही हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पे आओ, हमारे यहाँ पे पुरुषों की कमी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। कई कंट्रीज ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि भाई आप 5 बच्चे करो, हम आपको और पैसे अरे देंगे। जापानी बुला रहे हैं। हाँ? जापानी बुला नहीं रहे। जापानीज तो- जापान के पॉर्न इंडस्ट्री में एक अलग क्राइसिस हो गई। वहाँ मेल नहीं मिल रहे हैं, अच्छा, वहाँ मेल नहीं मिल रहे हैं। इतना ब्लर परफॉर्मेंस करोगे जो तो साला है खत्म ही हो जाएगा ना फिर। वो नहीं, मतलब वो अंदर से वो स्पिरिट ही नहीं रहती। क्यों कुछ भी कर लो, ब्लर ही होना है साला, फिर तो स्पिरिट ही खत्म हो बोले हैं कि इनका रेंज देख लो, कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं। आचार्य जी किस तरह की बात। आचार्य जी को सब पता है ना, नॉलेज होनी चाहिए आचार्य जी को सब। हाँ पर नहीं, रेंज तो हमारी अच्छी है। हाँ, रेंज में कोई कमी नहीं है भाई साहब, हम एक इतने से टॉपिक से बंधे हुए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है ना कि कोई भी मंदिर होगा, धार्मिक स्थल होगा, आचार्यों का कार्य क्या है? इन सब लोगों का कार्य है कि किसी प्रकार से अपने समाज का जो बैलेंस है उसको बना करके रखें। ठीक, और मिसलीडिंग चीजों को सही राह पे लाएं। बिल्कुल सही राह पे लाएं। तो उस टाइम की चीजें हमें देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारी उस टाइम के जो पूर्वज थे कितने फास्ट फॉरवर्ड थे। भाई हमें ये सोचनी चाहिए ना कि ये, अच्छा अभी अभी मैं नेट जियो पे ये देख रहा था, अमीरात की, हाँ अरे हो गया बस, इसी से संबंधित है, लेकिन क्योंकि नेट जियो पुलकित से नहीं, इसी कार्यक्रम से। अरे मैंने तो समाप्त तभी कर दिया था जब मैंने कहा कि अपनी जनरेशन को समझाओ, फिर आप स्टार्ट हो गए थे तो मैंने कहा ये मेरा अंतिम शब्द भी छीन लिया। मैं ये कह रहा था, अमीरात की एक डॉक्यूमेंट्री है, तो वहां क्या बोलते हैं कि जो खजूर के पेड़ हैं इनको हम अपनी माँ की तरह मानते हैं। अब अगर हम यहां, और उन्होंने बताया कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इस पर डिपेंड करती है। जब हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गौ आधारित थी और हम उसको मां कह दें तो हम रूढ़िवादी है ना, हम बैकवर्ड। लेकिन वो खजूर के पेड़ को क्योंकि अर्थव्यवस्था उससे चल रही खजूर है, को ऐसे बाप कहना चाहिए था, कहना चाहिए था, क्योंकि उसमें कांटे भी बहुत अच्छे हैं और इनको तो कुछ ज्ञान ज्यादा है नहीं, वो उसके लिए ऊंट को बोलते हैं ना जिसका पेशाब पीते हैं। अच्छा, इसलिए तो अगर हम किसी चीज को, मतलब वही होता है कि जब हम अपनी सभ्यता संस्कृति में जी रहे होते हैं ना, हम उसके प्रोस कॉन्स और ये उसके जो अप एंड डाउन है सब देखते हुए चीजों को स्टैब्लिश करते हैं। अपनी जनसंख्या को, आपने कहा ना कि अगर अकेला व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो 5 इंद्रियों के भरोसे चलेगा। यदि उसका दिमाग जो है वो धर्म के आधार पर चलेगा तो उसको सही दिशा में लीड भी किया जा सकता है और मिसलीड भी किया जा सकता है। वो अपने धर्म में तो सही दिशा में है, मजहब और रिलीजन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम एक सभ्यता के तौर पर जी रहे होते हैं, आदिवासियों के भी अपने नियम हैं, वो कपड़े भी नहीं पहनते, तो हम उनको जाकर अश्लील थोड़ा ना बोल देते हैं भाई, सही बात नहीं बोलते ना। लेकिन जब कोई बाह्य सभ्यता आपके ऊपर आक्रमण करती है और आपको इस प्रकार से डेमोलिश मैक्स मुलर बोल देता है ना, फिर उसके बाद इनको तो ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। फिर वो चीज आ जाती है। जब कोई बाह्य सभ्यता इस प्रकार से अतिक्रमण करती है तो वो इस प्रकार से हरास भी करती है। ऐसे समय में हमें अपनी सभ्यता के साथ में फर्मली खड़ा होना चाहिए, तब जाकर के हमारा जो भविष्य है वो बच सकता है। जो फर्स्ट क्वेश्चंस थे हमारे, उसी पे मैं समाप्त करने वाला था। आप लोगों ने धैर्य से सुना, हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमें शुभकामनाएं भेजें। हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया इस शो को, और अगला जो शो होना है अजीत भाई के चैनल पे होगा, इसी स्थान पर होगा। सभी के चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सबके QR कोड हमने दे दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।